एपिसोड 11 पति हूँ तुम्हारा। सिंघानिया फार्म हाउस। अखंड अपने रूम में इधर उधर टहल रहा था और विहान से बात कर रहा था। उसने विहान को कुछ गार्ड्स हायर करने के लिए कहा था। वो गार्ड्स जो सिंघानिया इंडस्ट्रीज और सिंघानिया फार्म हाउस और सिंघानिया मेंशन में काम ना करते हो, बिल्कुल नया हो, जिन्हें वो कपूर मेंशन के बाहर खड़ा करना चाहता था ताकि वो सनशाइन पर नजर रख सके। विहान उसकी बात सुनकर तुरंत बोला, जी बॉस, मैं आज ही ये सारी अरेंजमेंट कर देता हूँ, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि सनशाइन जी मून मैडम है? अखंड उसके सवाल पर गुस्सा होते हुए बोला, तुम्हें इतनी इजाजत किसने दी कि तुम मुझसे सवाल कर सको? मैंने तुमसे जो काम कहा है चुपचाप वो काम करो, और अगर नहीं होता तो अपना रेसिग्नेशन देने की भी जरूरत मत समझना। ये बोलकर उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। विहान बस अपने फोन की तरफ देखता रह गया। कुछ देर बाद अखंड उस नंबर के बारे में सोच रहा था जो उसने सनशाइन के फोन पर देखा था। हालांकि किसी के फोन पर फोन आना कोई ज्यादा बड़ी बात या ज्यादा खास बात नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसे सनशाइन के फोन पर राहिल का नंबर देखकर बहुत अजीब लग रहा था। उसने उस नंबर की भी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए कहा हुआ था। तभी उसके पास एक बार फिर से विहान का कॉल आया। उसने जैसे ही कॉल अटेंड किया, सामने से विहान बोला, सॉरी सर, जो आपने नंबर मुझे दिया था इन्फॉर्मेशन पता लगवाने के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन हम नहीं पता लगा सकते क्योंकि वो एक प्राइवेट नंबर है। अखंड गुस्से से बोला, ऐसे कैसे? उस नंबर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल सकती? वो प्राइवेट नंबर है तो क्या हुआ? सामने से विहान बोला, लेकिन प्राइवेट नंबर होने के साथ साथ वो किसी बड़े बिजनेसमैन का नंबर भी है, लेकिन वो कौन है ये पता नहीं चल पा रहा, पर फिर भी मैं ट्राई। उसकी बात पूरी होती उससे पहले अखंड गुस्से से कांपते बोला, जब तक मुझे उस नंबर की सारी इन्फॉर्मेशन न मिल जाए तब तक अपनी शक्ल मत दिखाना। ये बोलकर अखंड गुस्से से कॉल डिस्कनेक्ट किया और अपना फोन साइड में फेंक दिया। अब तो उसे और भी ज्यादा शक होने लगा था कि ये नंबर जरूर किसी ऐसे इंसान का है जो सनशाइन के करीब है, काफी करीब। वहीं दूसरी तरफ सनशाइन इस वक्त अग्रवाल हाउस के बाहर खड़ी थी। उसकी नज़र कब से दरवाजे पर टिकी हुई थी, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। वो अपने मॉम डैड को देखना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ सुहासिनी जी हॉल में सोफे पर बैठी थी और अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी। उन्हें रोज एक कॉल आती थी जहां पर सामने से कोई आवाज़ नहीं आती थी, लेकिन बिना आवाज़ का वो फ़ोन भी उन्हें बहुत सुकून देता था। पर पिछले 2 दिनों से उनके पास वो फ़ोन नहीं आया था। उन्हें बेसब्री से उस फ़ोन का इंतजार था। तभी अभिनव जी अंदर रूम से बाहर आए और सुहासिनी जी की तरफ देखते हुए बोले, क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? सुहासिनी जी ने एक नज़र उन्हें देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी नज़रें एक बार फिर से अपने फ़ोन पर टिका दी थी। अभिनव जी उनके पास आकर बैठे और उनके फ़ोन की तरफ देखते हुए बोले, आप उस अननोन कॉल का इंतजार कर रही हैं ना? सुहासिनी जी मायूस होते हुए बोली, पता नहीं, वो कॉल कुछ अलग ही असर डालती है मुझ पर अभिनव जी। दिन में बेशक से एक बार, लेकिन जब भी वो कॉल आती है तो मुझे सुकून सा मिल जाता है, और जिस दिन कॉल नहीं आती उस दिन मन बेचैन सा रहता है। और आज तो 2 दिन हो गए हैं, एक बार भी मुझे उस नंबर से कॉल नहीं आई। क्यों नहीं आई होगी कॉल? क्या अब वो कॉल कभी नहीं आएगी? अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक ही सुहासिनी जी का फ़ोन बजने लगा। उन्होंने अपने फ़ोन की तरफ देखा और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उन्होंने जल्दी से कॉल रिसीव किया क्योंकि कॉल इस अननोन नंबर से आ रही थी, जिस नंबर से उन्हें हमेशा कॉल आती रहती थी। उन्होंने जैसे ही कॉल रिसीव किया वो तुरंत बोली, पिछले 2 दिन से मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही हूँ, तुमने कॉल क्यों नहीं किया? लेकिन उनके सवाल का उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। कुछ पल अब सुहासिनी जी शांत रही और फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, तुम्हें पता है मैं तुम्हें नहीं जानती, बस इतना पता है कि तुम पिछले 3 सालों से मुझे लगातार कॉल कर रही हो। मुझे अब तुम्हारी कॉल की आदत हो गई है। पिछले 2 दिन जब तुम्हारा कॉल नहीं आया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने ना ही खाना खाया, ना ही पानी पिया, मुझे नींद भी नहीं आई। एक रिक्वेस्ट है तुमसे, बेशक से तुम कुछ भी मत कहो, लेकिन प्लीज़ रोजाना कॉल। अभी वो बोल रही थी कि अचानक ही उन्हें कॉल में से जोरों से हॉर्न सुनाई देने लगा, और वही हॉर्न उन्हें अपने घर के बाहर भी सुनाई दे रहा था। सुहासिनी जी ने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा और अगले ही पल उन्होंने अपना फ़ोन स्पीकर पर कर दिया। एक बार फिर से कॉल से हॉर्न सुनाई दिया और वही हॉर्न उन्हें बार बार सुनाई दे रहा था, तो अभिनव जी भी हैरान रह गए। सुहासिनी जी तुरंत बाहर की तरफ भागी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलकर पूरी तरह से बाहर आए उन्होंने हर जगह अपनी नज़र घुमाकर देखा। वहां पर ना ही उनको गाड़ी नजर आ रही थी और ना ही कोई इंसान। वो अपने फ़ोन की तरफ देखने लगी जो अब डिस्कनेक्ट हो चुका था। उनके चेहरे पर एक बार फिर से मायूसी छा गई थी। वहीं दूसरी तरफ दीवार से छिपकर खड़ी सनशाइन उन्हें देख रही थी। उसने अपनी गाड़ी घर की दूसरी तरफ खड़ी कर रखी थी, इसीलिए वो उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। सनशाइन की आंखों में आंसू आ गए।
उसका मन कर रहा था कि अभी जाए और जाकर सुहासिनी जी के गले से लग जाए, लेकिन वो नहीं कर सकती थी ये सब। सुहासिनी जी के पीछे पीछे ही अभिनव जी भी आए और इधर उधर देखते हुए बोले, क्या हुआ? कुछ दिखाई दिया क्या तुम्हें? वो हॉर्न हमारे घर के बाहर भी सुनाई दे रहा था और फोन पर भी। सुहासिनी जी मायूसी से बोली, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है अभिनव जी। अभिनव जी ने सुहासिनी जी को अपने सीने से लगाया और बोले, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो देखो कि तुम्हें कॉल आई। पिछले 2 दिन से तुम कितनी उदास थी, अब तो तुम्हें वो कॉल आ गई है ना, अब तो खुश हो जाओ। सुहासिनी जी मुस्कुराए और बोली, हाँ कॉल तो आ गई, मुझे मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। पता नहीं क्यों अभिनव जी ऐसा लगता है जैसे वो कॉल मुझे हमारी मून करती है। अभिनव जी की आंखों में नमी तैर गई। पिछले 3 सालों से सुहासिनी जी को देख रहे थे, जो अभी तक मून के जिंदा होने की उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन पिछले 3 सालों से जब उनकी मून उनके पास लौटकर नहीं आई तो अब वो भी अपनी उम्मीद खोने लगी थी। वो सुहासिनी जी को लेकर अंदर आ गए और सनशाइन भी अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए वहां से तुरंत अपनी गाड़ी में बैठी और वहां से निकाल गई। वो गाड़ी ड्राइव करते हुए रोते हुए बोली, आई एम सॉरी मॉम डैड, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपके पास नहीं आ सकती। मैं जानती हूँ मेरे यहाँ आने के बाद मिस्टर सिंघानिया मुझ पर नज़र रखना शुरू कर देंगे। इससे पहले कि वो मुझ पर नज़र रखे, वो एक बार आपको देखना चाहती थी। बस एक बार मैं उनके डर से जीत जाऊँ, उसके बाद मैं खुद आपसे मिलने आऊँगी। मैं आप लोगों को अपने साथ स्कॉटलैंड लेकर जाऊँगी, क्योंकि मिस्टर सिंघानिया के होते हुए यहाँ पर रहना तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं। वो कुछ भी कर सकते हैं, आई कांट ट्रस्ट हिम। ये बोलते हुए उसकी अखंड के लिए नाराजगी उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। वही अखंड इस वक्त अपने रूम में था। तभी एक सर्वेंट अपने हाथों में ट्रे लिए और रूम के अंदर आया। उस ट्रे में वाइन की बोतल और एक खाली कांच का गिलास था। अखंड हर रोज रात को ड्रिंक करता था, इसीलिए वो सर्वेंट उसके लिए ड्रिंक और कुछ स्नैक्स वगैरह लेकर आया था, लेकिन जैसे ही अखंड ने उसे देखा, वो तुरंत उसे रोकते हुए बोला, मुझे नहीं चाहिए ये सब, वापस ले जाओ। उस सर्वेंट ने अखंड की बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखा। पिछले 3 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं आया था जब अखंड रात को ड्रिंक ना की हो। रात को तो वो करता ही था, बल्कि दिन में भी बेहद ड्रिंक करता था, जिसकी वजह से वो पूरा दिन नशे में ही रहता था। और अगर कभी वो सर्वेंट उसके सामने ड्रिंक ना लेकर आए तो वो उसे फार्म हाउस से बाहर तक निकाल देता था। अखंड उस सर्वेंट की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? इस फार्म हाउस में जितने भी शराब की बोतल है सारी उठाओ और जाकर बाहर डस्टबिन में फेंक दो। वो सर्वेंट हैरानी से अपने आसपास देखने लगा। अखंड उसकी तरफ देखते हुए बोला, सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास, अगर 5 मिनट के अंदर अंदर सिंघानिया फार्म हाउस के अंदर से सारी शराब बाहर नहीं गई तो बाहर तुम जाओगे। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर अब काफी सख्त एक्सप्रेशन आ गए थे। वो सर्वेंट तुरंत अपने हाथों में पकड़ी हुई ट्रे लेकर रूम से बाहर निकला और उसने एक एक कर सारी शराब की बोतल ड्रिंक काउंटर में से निकाली और उन्हें एक ट्रॉली में लेकर बाहर डस्टबिन में फेंकने के लिए चला गया। वहीं अखंड मुस्कुराते हुए अपने रूम में बैठा था और मून के बारे में सोच रहा था। उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट तैर रही थी। वो धीरे से बोला, सनशाइन मून से सीधा सनशाइन, नाइस नेम सिलेक्शन चांद। मेरा तुमसे बात करने का मन कर रहा है, तुम्हें फ़ोन करूं क्या? ये बोलते हुए अचानक ही उसके चेहरे की एक्सप्रेशन चेंज हो गई। उसने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोला, ओह गॉड, मैं तो तुमसे तुम्हारा नंबर ही लेना भूल गया, अब मैं तुमसे बात कैसे करूं? लेकिन फिर अचानक उसके चेहरे पर शरारती सी मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन किया। कुछ ही देर बाद उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। उसने तुरंत उसे मैसेज को खोला तो उस पर सनशाइन का नंबर लिखा हुआ था। उसने जल्दी से उस नंबर पर मैसेज किया, हेलो। वही सनशाइन जो इस वक्त अपना डिनर कर रही थी। जैसे ही उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसे लगा शायद आहिल का फ़ोन है। उसने अग्रवाल हाउस से आने के बाद एक बार भी आहिल को कॉल नहीं किया था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था वो आहिल को जवाब क्या देगी। कि अखंड कपूर मेंशन आया था या नहीं, उससे झूठ बोल नहीं सकती थी, और अगर वो सच बताती तो वो जानती थी कि अगले ही दिन आहिल उसे अपने सामने दिखाई देता और वो आहिल को अपने और अखंड के बीच नहीं लाना चाहती थी। डरते हुए अपने फ़ोन को अनलॉक किया, लेकिन जैसे ही उसके फ़ोन पर उसने अननोन नंबर से एक मैसेज देखा तो वो हैरानी से बोली, ये मैसेज किसका है? नंबर तो इंडिया का है। ये बोलते हुए उसने वो मैसेज ओपन किया जिस पर सिर्फ हेलो लिखा था। उसने अपना फ़ोन वापस साइड में रख दिया। वो यूं ही किसी के हेलो का रिप्लाई नहीं करने वाली थी। एक बार फिर से उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ और इस बार मैसेज में लिखा था, इग्नोर करना तो कोई तुमसे सीखे। जैसे ही सनशाइन ने वो मैसेज देखा उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, लेकिन इस बार भी उसने उस मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया और अपना फ़ोन साइड में रख दिया। तभी एक बार फिर से उसके फ़ोन पर मैसेज आया, अब तो इंतज़ार की इंतहा हो गई,
अब तो एक रिप्लाई करो ना। सनशाइन हंसते हुए बोली, पता नहीं कौन पागल है ये, कोई ऐसे कैसे किसी को मैसेज कर सकता है। ये बोलकर अब उसने अपना फ़ोन एक बार फिर से साइड में रखना चाहा, लेकिन उससे पहले ही उसका फ़ोन एक बार फिर से वाइब्रेट हो गया। उसने जल्दी से फ़ोन अनलॉक किया तो सीधा मैसेज ही खोल जिस पर लिखा था, चांद, अगर अब तुमने रिप्लाई नहीं किया तो फिर मत कहना मैं परेशान कर रहा हूँ। वो मैसेज पढ़कर अब सनशाइन को समझ आया कि ये मैसेज उसे कोई और नहीं अखंड कर रहा है। उसने तुरंत अखंड का नंबर ब्लॉक कर दिया। जैसे ही अखंड ने दोबारा मैसेज किया लेकिन वो मैसेज डिलीवर नहीं हुआ और प्रोफाइल पिक्चर रिमूव हो गई तो अखंड की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो गुस्से और हैरानी के मिले जुले भाव से बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा नंबर ब्लॉक किया। मैंने कहा था चांद तुम पछताओगी, अब तुम्हारे पछताने का वक्त आ गया। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर मिस्टीरियस एक्सप्रेशंस थे। सनशाइन ने अखंड का नंबर ब्लॉक करने के बाद अपना खाना एक बार फिर से शुरू किया और कुछ ही देर बाद एक हल्की सी वॉक लेकर वापस अपने रूम में आई। उसे बहुत जोरों से नींद आई थी। कल रात भी फ्लाइट की वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी और अब उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो बेड पर नहीं गई तो यूं ही अपनी जगह पर खड़ी खड़ी सो जाएगी। वो बेड पर आकर लेटी और उसने लाइट ऑफ कर दी, लेकिन तभी अचानक से उसे लगा जैसे उसकी बालकनी में कोई हलचल हुई है। उसने तुरंत लाइट ऑन की और बालकनी की तरफ देखा। वहां पर सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था और कुछ नहीं। उसने एक बार फिर से लाइट ऑफ की और वापस अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तब उसे ऐसा लगा जैसे बालकनी के पर्दे हिल रहे हैं। उसने एक बार फिर से लाइट ऑन की और बालकनी की तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर हल्का डर झलकने लगा था। उसने अपने पूरे रूम में इधर उधर नजर घुमाई, लेकिन रूम में उसे कोई नजर नहीं आया। तो इस बार वो बिना लाइट ऑफ किए ही अपनी आंखें बंद कर लेट गई। तभी उसे बाहर से एक बर्तन गिरने की आवाज आई। वो खुद से बोली, मैंने तो सारे सर्वेंट को भेज दिया था, तो फिर बाहर कौन है। ये बोलते हुए वो बेड से नीचे उतरी और बाहर की तरफ आई। बाहर वो सारी लाइट्स ऑफ करके ही अपने रूम में गई थी, लेकिन अब उसे किचन की लाइट ऑन नजर आ रही थी। उसका डर अब और भी ज्यादा बढ़ने लगा। उसने अपने आसपास देखा जहां पर एक कांच का वास रखा था। उसने उस वास को अपने हाथ में उठाया और अपने कदम धीमे धीमे किचन की तरफ बढ़ाने लगी। वो बिल्कुल भी शोर नहीं कर रही थी। जैसे ही वो किचन के दरवाजे पर आए और उसने अंदर की तरफ देखा, उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो खुद से बोली, किचन में तो कोई भी नहीं है, लेकिन मैंने लाइट ऑफ की थी, मुझे अच्छे से याद है, फिर लाइट ऑन कैसे रह गई। ये बोलकर वो अंदर की तरफ आए और लाइट ऑफ करने लगी, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसकी उस कलाई को पकड़ा जिसमें उसने वास कसकर पकड़ हुआ था और अगले ही पल पीछे खड़े शख्स ने उसके हाथों से वो वास खींच लिया। सनशाइन जोर से चिल्लाए और तुरंत पीछे की तरफ पलट गई और अगले ही पल उसकी नजरें अखंड से जा मिला। अखंड को अपने सामने देखकर वो गुस्से से कांपते हुए बोली, तुम यहाँ। अखंड भी गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, ये तुम क्या लगा रखा है तुमने। एक तो उम्र में बड़ा हूँ तुमसे, ऊपर से पति हूँ तुम्हारा, थोड़ा इज्जत देकर बात करो। या तो आप कहकर बुलाओ या फिर जानू मानो शोना मोना टोना कुछ भी चलेगा। सनशाइन गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, जानू मानो शोना माय फुट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की। अखंड एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लॉक करने की। सनशाइन इरिटेट होते हुए बोली, तो और क्या आपको फेवरेट लिस्ट में डालूं। अखंड उसके बिल्कुल करीब हुआ और उसके चेहरे पर झुककर बोला, नहीं, एक और लिस्ट भी होती है, उसमें डाल दो। सनशाइन हैरानी से बोली, कैसी लिस्ट। अखंड के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी। एपिसोड 12 आप इतने बेशाम कैसे हो सकते हैं। कपूर मेंशन। अखंड की बात पर सनशाइन हैरानी से उसे देख रही थी। उसने तो आज तक सिर्फ ब्लॉकलिस्ट के बारे में सुना था। उसे जानना था कि आखिर अखंड कौन सी लिस्ट के बारे में बात कर रहा है। वहीं उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस देखकर अखंड मुस्कुराया और बोला, लेकिन उस लिस्ट के बारे में मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। अखंड की बात सुनकर सनशाइन गुस्से से बोली, मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी, आपको मुझे लिस्ट के बारे में बताना है बताए, नहीं बताना चाहते तो मत बताए, मुझे आपसे कुछ जानने में इंटरेस्ट भी नहीं है। अखंड तुरंत बोला, शोहू तुम्हें मुझसे किसी लिस्ट के बारे में नहीं जानना। सनशाइन ने गुस्से भरी नजरों से उसे देखा। उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रही थी। अखंड एक बार फिर से बोला, तुम्हारे पास आखिरी मौका है, अगर तुम जानना चाहती हो मैं कौन सी लिस्ट के बारे में बात कर रहा हूं तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। सनशाइन फ्रस्ट्रेटेड आवाज में बोली, बताए मुझे क्या करना है। अखंड की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई। सनशाइन का गुस्सा उसकी मुस्कुराहट देखकर और भी ज्यादा बढ़ रहा था। तभी अखंड कुछ सोचते हुए बोला, कुछ ज्यादा नहीं, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाना है। सनशाइन हैरानी से बोली, क्या।
मैं आपकी बीवी नहीं हूँ जो मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। अगर आपको खाना खाना है तो जाए आप अपनी बीवी के पास जाए। अखंड अपने कंधे हल्के से ऊपर उठाकर बोला, ओके फाइन, मैं जा रहा हूँ अपनी बीवी के पास। ये बोलकर वो तुरंत दरवाजे की तरफ घूम गया। सनशाइन की आंखें बड़ी हो गई। वो एकदम से टेंशन में पड़ गई थी कि आखिर अखंड की बीवी कौन सी है। क्या अखंड ने दूसरी शादी कर ली? लेकिन जितना उसे अखंड के बारे में पता था उसने कभी अखंड की शादी के बारे में सुना तो नहीं था। उसकी धड़कनें रफ्तार से बढ़ रही थी। तभी अखंड दरवाजे पर जाकर वापस उसके पास आया और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, हेलो बेबी, मैं आ गया तुम्हारे पास। मुझे तुम्हारे हाथों से खाना खाना है, अब बताओ खिलाओगी या नहीं। सनशाइन के चेहरे पर एक पल के लिए मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और अखंड की तरफ देखते हुए बोली, बातें बहुत बना लेते हैं आप। इंसान भी ऐसे ही बनाते होंगे ना। उनको बेवकूफ़ बनाना तो आपकी फितरत में शामिल होगा। लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, आपको बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन कब आपको बर्बाद करने पर आ जाऊँ आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए दूर रहिए मुझसे। ये बोलते हुए सनशाइन का चेहरा अब गुस्से से भर चुका था। वहीं उसकी बात सुनकर अखंड की आंखें बड़ी हो गई। अगले ही पल वो भी सनशाइन के बिल्कुल करीब आ गया और उसकी आंखों में आकर डालकर बोला, मुझे बर्बाद करोगी? सनशाइन की सांसें गहरी हो गई। अखंड एक बार फिर से बोला, बताओ मुझे बर्बाद करोगी? सनशाइन तुरंत बोली, अगर करना होगा तो करूंगी, आपसे पूछूंगी नहीं। अखंड मुस्कुराया और बोला, जो पहले ही बर्बाद हो उसे बर्बाद किया ही नहीं जा सकता। तुम गई तो जाना कि तुम थी तो सब था। तुम्हारे जाने के बाद मैं ना रहा और मेरे पास ना कुछ रहा। अब तुम आ गई हो तो बेशक से तुम अब आबाद करो या बर्बाद, इस अखंड सिंघानिया को अपनी चांद के हाथों सब मंजूर है। उसकी बात सुनकर सनशाइन कुछ पल उसकी तरफ देखती रह गई। अखंड की यही बातें उसे इस सोच में डालती थी कि अखंड उतना भी बुरा इंसान नहीं है जितना वो सोचती है, लेकिन जब उसे अखंड का दिया उसे टॉर्चर और ये याद आता है कि अखंड ने उसे क्या क्या छीना है तो उसे अखंड से नफरत होने लगती थी। वो तुरंत अपना चेहरा घुमाते हुए बोली, मुझे नहीं पता मिस्टर सिंघानिया, आपके और आपकी बीवी के बीच क्या है क्या नहीं। वो आपको छोड़कर क्यों चली गई, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगी कि मुझसे दूरी बनाकर रखिए, मुझे ये सब चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद और अगर अब आप चुपचाप यहाँ से नहीं गए तो मुझे मजबूरन पुलिस को कॉल करना पड़ेगा। होटल की अथॉरिटी को बेशक से आपने खरीद रखा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ की पुलिस भी आपने खरीद रखी होगी। ये बोलते हुए हालांकि सनशाइन के बोलने के लहजे में काफ़ी परेशानी झलक रही थी, क्योंकि ये बात तो वो पहले ही जानती थी कि मुंबई की पुलिस अखंड ने खरीद नहीं रखी बल्कि वो पूरी तरह से उसकी जेब में ही है। ये तो आज से सालों पहले ही उसे पता चल गया था। अखंड उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम मुझे पुलिस की धमकी दे रही हो चांद? सनशाइन तुरंत बोली, मुझे चांद कहना बंद कीजिए, मैं चांद नहीं हूँ। अखंड हंसा और बोला, तो धूप कहूँ क्या? अब तुमने अपना नाम मून से सनशाइन कर लिया है तो मतलब मैं तुम्हें चांद से धूप कहना बुलाऊं? पर धूप थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? आई मीन रोमांटिक तो बिल्कुल भी नहीं है और चांद नाम में कुछ अलग ही एहसास है। तुम जानती भी नहीं हो पिछले 3 सालों में मैंने तुम्हें इस नाम को ले लेकर कितना याद किया है। उसकी बात सुनते हुए सनशाइन एक बार फिर से उसकी तरफ देखने लगी थी। अखंड एक बार फिर से बिल्कुल उसके करीब हुआ और बोला, अब बातें ही करती रहोगी या फिर मुझे अपने हाथों से खाना भी खिलाओगी? तुम्हें पता है मुझे बहुत भूख लगी है। भूख से मेरी जान निकल रही है, इसलिए तो तुम्हारे पास आने के बावजूद भी मैं तो पहले तुमसे नहीं मिला बल्कि सीधा तुम्हारी किचन में आ गया ताकि पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा। ये बोलकर जब उसने अपनी आई विंक की तो सनशाइन की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से बोली, अनबिलीवेबल, मुझे समझ में नहीं आता कि आप इतने बेशर्म हो कैसे सकते हैं। आप पक्का इंडिया की टॉप बिजनेसमैन में से हैं ना? क्या है कि जैसी आपकी हरकतें हैं आप किसी गली के आवारा लड़के लगते हैं। अखंड अचानक ही सनशाइन के कंधों पर अपनी बाहें रखते हुए अपने हाथ पूरी तरह से उसकी गर्दन पर लपेट दिए और बोला, तुम एक बार हाथ तो करो चांद, तुम्हारे लिए तो आवारा मजनू बन जाऊंगा। अगर अभी तुमने मुझे अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उसकी शायरी सुनकर सनशाइन के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। वहीं अखंड टीजिंग टोन में बोला, अब खिला रही हो खाना या फिर तुम्हें खाना शुरू करूं? ये बोलते हुए उसकी नज़रें सनशाइन के होठों पर थी। सनशाइन ने तुरंत अपने होठों को अंदर की तरफ दबाया और फिर अखंड को धक्का देकर बोली, लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे पुलिस को ही कॉल करना पड़ेगा। ये बोलकर उसने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और उस पर से पुलिस के इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया। सामने से जैसे ही इंस्पेक्टर ने कॉल रिसीव किया, सनशाइन तुरंत बोली, मैं कपूर मेंशन से सनशाइन बोल रही हूँ, मेरे घर पर एक आवारा लड़का घुस गया है। वो अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बता रहा है, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल पागलों जैसी है।
मुझे लगता है किसी पागलखाने से भागकर आया है, आप जल्द से जल्द कपूर मेंशन आ जाए। ये बोलते हुए सनशाइन की गहरी नजरें अखंड पर थी और अखंड अभी भी मुस्कुरा रहा था, जैसे सच में उसने बेशर्मी का कोई चोला ओढ़ लिया हो। उसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर तुरंत बोले, आप फिक्र मत कीजिए मैडम, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। आप हमें ये बताएं कि वो पागल आपको अपना कोई नाम बता रहा है क्या? सनशाइन तुरंत बोली, हाँ, उन्होंने मुझे अपना नाम अखंड सिंघानिया बताया है। जैसे ही इंस्पेक्टर ने अखंड सिंघानिया नाम सुना, उन्हें तुरंत खांसी होने लगी। अखंड के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसकी वो मुस्कुराहट सनशाइन को चिढ़ा रही थी। सनशाइन तुरंत बोली, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? वो इंस्पेक्टर जल्दी से बोले, नहीं मैडम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, हमारा फ़ोन खराब हो चुका है, हमारे कान खराब हो चुके हैं, हमारा सब कुछ खराब हो चुका है, कृपा करके आपका भी जो खराब है वो आप अपने आप सही कर लीजिए। पुलिस वाले फिलहाल छुट्टी पर है। ये बोलकर उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और सनशाइन अपने फ़ोन की तरफ देखती रह गई। अखंड मुस्कुराते हुए उसके पास आया और बोला, कहो तो मिलिट्री का नंबर दूं? सनशाइन गुस्से से एक गहरी सांस ली और बोली, क्या खाएंगे आप? अखंड तुरंत बोला, ये कि ना तुमने बीवी वाली बात, ऐसा करो आलू के पराठे बना दो। सनशाइन तुरंत बोली, पागल हो गए हैं क्या, रात को कौन आलू के पराठे खाता है, और आप तो वैसे भी। ये बोलते बोलते वो अचानक से रुक गई। वही अखंड ने अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाई। वो तुरंत बोला, क्या क्या कहने वाली थी तुम? मैं तो वैसे भी। सनशाइन जल्दी से बोली, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। अखंड उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, तुमने कुछ तो कहा था और कुछ कहने भी वाली थी, जल्दी से बताओ क्या कहने वाली थी। सनशाइन का गला सूखने लगा। वो जल्दी खुद को संभाल कर बोली, अगर आपको खाना खाना है तो चुपचाप बाहर जाकर डाइनिंग टेबल पर मेरा वेट कीजिए, मैं खाना बनाकर लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत रूम से बाहर जाने लगी। वो किचन की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी अखंड उसे रोकते हुए बोला, तुम ये कहने वाली थी ना चांद कि मैं रात को आलू के पराठे तो दूर रोटी तक नहीं खाता हूँ, मैं तो रात को सिर्फ सैलेड खाता हूँ। उसकी बात सुनकर सनशाइन के कदम अपने आप रुक गए। वो सच में यही कहने वाली थी, क्योंकि इतना तो उसे भी याद था कि रात को अखंड खाना नहीं खाता है, वो बस रात को हेल्थी मील लेता है। उसके रुके हुए कदम देखकर उसके पास आया और उसके बिल्कुल करीब पहुंचकर उसने सनशाइन को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। सनशाइन का दिल धक सा रह गया और सांसों का तूफान एक बार फिर से शुरू हो गया। आगे जारी है एपिसोड 13, बेशर्मी के लड्डू। कपूर मेंशन। सनशाइन रूम से बाहर जा ही रही थी कि अचानक ही अखंड ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। सनशाइन का दिल एकदम धक सा रह गया। उसकी सांसें गहरी हो गई थी। वहीं अखंड ने उसके पेट पर अपनी बाहें पूरी तरह से कस दी थी। वो उसके कंधे पर अपना चेहरा रखकर बोला, यही कहना चाहती थी ना तुम चांद? सनशाइन तुरंत आगे की तरफ हुई और उसकी तरफ पलटकर गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको एक बात समझ में नहीं आती है क्या मिस्टर सिंघानिया? मैं आपकी चांद नहीं हूं तो क्यों आप मेरे पीछे पड़े हुए बार बार मुझे अपनी चांद कहकर बुला रहे हैं? अब मैं आपको कैसे कहूं कि मैं नहीं हूं आपकी चांद? कैसे समझाऊं मैं आपको? देखिए, आप मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। अगर अब आपने एक बार भी मुझे दोबारा चांद कहा ना तो मैं बता रही हूं। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अखंड उसके एक बार फिर से करीब हुआ और उसकी आंखों में आकर डालकर बोला, अखंड सिंघानिया वो इंसान है जो गैरों का चेहरा पढ़कर उनके दिमाग में चल रही बातें बता देता है। तुम तो फिर भी उसकी चांद हो। तुम्हारे दिल और दिमाग को जानने के लिए तो बस तुम्हें एक नज़र देखना ही काफ़ी है। सनशाइन अब और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई। वो अखंड की तरफ देखते हुए बोली, खाना खाना है ना आपको मेरे हाथों से? खाना खाए और यहाँ से चले जाए, क्योंकि मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मैंने आप जैसा जिद्दी बेशर्म इंसान आज तक नहीं देखा, जो बिना बुलाए किसी के घर पर चला जाए और जाकर यूँ खाने की डिमांड करे, ये जानते हुए भी कि जिसके घर पर वो गया है वो इंसान आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये बोलते हुए सनशाइन के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वो अब तुरंत रूम से बाहर निकल गई और अखंड उसे जाते हुए देखने लगा। बेशक से सनशाइन उससे तरह तरह की बातें सुना कर गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर न गुस्सा था न नाराजगी। वो आया और आकर बेड पर लेट गया, जबकि सनशाइन उसे बोलकर गई थी कि वो बाहर डाइनिंग हॉल में उसका इंतजार करे। वो बेड पर फैला हुआ अपनी चांद को महसूस कर रहा था। तभी उसकी नज़र सनशाइन के फ़ोन पर गई। उसने तुरंत सनशाइन का फ़ोन उठाया और उसे चेक करने लगा, लेकिन उसके फ़ोन पर लॉक लगा हुआ था और कोई पासवर्ड नहीं बल्कि फिंगरप्रिंट था, जो सनशाइन के फिंगरप्रिंट के बिना खुल ही नहीं सकता था। उसने वो फ़ोन वापस साइड में रख दिया और इधर उधर अपनी नज़रें घुमाने लगा। प्रूफ तो उसके दिल को नहीं चाहिए था, लेकिन वो चाहता था कि उसे ऐसी कोई चीज़ मिले जिसे दिखाकर वो अपनी चांद से सवाल कर सके कि अगर वो उसकी चांद नहीं है तो ये सब चीज़ क्या है।
पर उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिला। सनशाइन अपने आसपास ऐसी कोई चीज रखी नहीं रही थी जिसकी वजह से किसी को उस पर शक हो। वो किचन में आ तो गई थी लेकिन उसका दिमाग अभी भी अखंड में अटका हुआ था। उसने जल्दी से अखंड के लिए आलू के पराठे बनाए। वो उन पराठों की तरफ देखते हुए बोली, मैं भी देखती हूँ कि आप ये आलू के पराठे कैसे खाते हैं। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं आपको, कहाँ आप वो खरे ककड़ी खाने वाले और कहाँ ये आलू के पराठे, एक ही बाइट में आपकी सारी हवा निकल जाएगी। ये बोलते हुए उसने उन आलू के पराठों पर भर भर कर घी मक्खन लगाए ताकि उन्हें देखकर ही अखंड की बस हो जाए। वो एक ट्रे में उसके लिए पराठे, दही, दूध, मक्खन सब लेकर डाइनिंग हॉल में आए, लेकिन वहां पर अखंड को ना देखकर वो अब इधर उधर देखने लगी। उसने वो ट्रे डाइनिंग टेबल पर रखी और फिर वापस अपने रूम में आई। रूम में आते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई क्योंकि अखंड उसके बेड पर फेल कर सोया हुआ था। उसे आराम से अपने बेड पर सोते हुए देखा। वो गुस्से से बोली, ये सब क्या है मिस्टर सिंघानिया? मेरे बेड पर सोने की आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? ये बोलते हुए वो अपने बेड की तरफ आए। जैसे ही वो अखंड को उठाने के लिए नीचे झुकने लगी, अखंड के पैर जो नीचे की तरफ लटक रहे थे उनमें उसका पैर लड़खड़ाया और वो तुरंत अखंड के ऊपर गिरी, लेकिन उसने अपने हाथ अखंड के आसपास रखकर खुद को पूरी तरह से अखंड पर गिरने से बचा लिया था। उसका चेहरा अखंड के चेहरे के बिल्कुल करीब था और उसकी वो गर्म सांसें अखंड के चेहरे को छू रही थी। वो जब से आई थी तब से शायद पहली बार था जब वो अखंड के चेहरे को इतनी करीब से ढंग से देख पा रही थी, वरना जब जब अखंड उसके करीब होता तब तब अखंड की नज़रें खुद पर महसूस कर वो अपनी नज़रें झुका लेती थी। अखंड का चेहरा हल्का लाल नजर आ रहा था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें भी दिखाई दे रही थी। उसके होंठ जो एकदम डार्क लग रहे थे, हालांकि उसके होंठ पहले भी डार्क थे लेकिन अब तो वो एकदम डार्क हो चुके थे। अखंड के चेहरे को देखते हुए सनशाइन को उसके साथ बिताया हुआ हर एक वो पल याद आ रहा था, जब वो दोनों बहुत ज्यादा करीब थे। वो वक्त जिनमें वो दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। अखंड का बेशक झूठ ही सही लेकिन उस पर प्यार जताना, उसे टॉर्चर करने के लिए ही सही लेकिन उसके साथ इंटीमेट होना और इंटीमेट होते हुए कई बार मून को वो फीलिंग्स का एहसास होना जो अखंड नहीं चाहता था कि मून फील करे, लेकिन फिर भी मून को फील होती थी। वो सब सनशाइन की आंखों के सामने घूम रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें अखंड के चेहरे पर गिरी। अखंड नींद में हल्का सा बेचैन हो उठा। सनशाइन ने जल्दी से अपने आंसू साफ किया और तुरंत अखंड के ऊपर से हट गई। वो अखंड की तरफ देखते हुए बोली, पता नहीं क्यों मिस्टर सिंघानिया, बेइंतहा नफरत है आपसे, लेकिन आपके सामने मैं फिर भी कमजोर हो जाती हूँ। मन तो करता है कि या आपको खत्म कर दूं या फिर खुद खत्म हो जाऊं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा क्या है हम दोनों के बीच की मैं जो सब चाहती हूँ वो कर ही नहीं पाती। आप पहले भी मुझे कमजोर कर देते थे और अब भी मुझे कमजोर कर रहे हैं, पर नहीं, वो मून अग्रवाल थी जिसे आपने तोड़ा, वो चांद थी जिसकी किस्मत में ही शायद टूटना लिखा था, लेकिन अब जो आपके सामने है वो सनशाइन है। सनशाइन मतलब सूर्य की किरणें जो आंखों पर आए तो आंखें चौंधिया दिया जाती है। सूर्य की तपिश हार नहीं मानती, हार उससे आंखें मिलाने वाला मानता है। इस बार हार मेरी नहीं आपकी होगी। मैं आपको सजा नहीं दे सकती, ये बात तो मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि आप इतनी पावरफुल है कि आपके सामने बेशक से कोई भी खड़ा हो जाए आप हार नहीं सकते। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कर सकती हूँ, आपके सामने रहकर आपसे लड़ सकती हूँ और मेरा लड़ना ही आपकी सबसे बड़ी हार होगा। मुझे नफरत है आपसे मिस्टर सिंघानिया और ये नफरत हमेशा नफरत ही रहेगी। इस बार मैं नहीं, आप टूटेंगे और बहुत जल्द टूटेंगे। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस तो झलक रहा था लेकिन साथ ही साथ एक दर्द भी झलक रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और जाकर चुपचाप सोफे पर अपना सीट टिकाकर बैठ गई। वो सोफे पर लेट भी नहीं रही थी ताकि उसे नींद न आ जाए और नींद में कहीं अखंड उसे अपने पास बेड पर न ले आए, इसलिए वो यूं ही सोफे पर बैठी रही और तकरीबन 1 घंटे कभी अपना फ़ोन देखते तो कभी अखंड को। उसकी पलकें झुक रही थी लेकिन वो अपनी आंखें पूरी तरह से बंद नहीं कर रही थी। पर वो भी इंसान थी, कितना टाइम ही खुद की नींद को कंट्रोल करती। तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद न चाहते हुए भी वो गहरी नींद में चली गई। सुबह का वक्त, अखंड की आंखें खुली, वो तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठा। उसे खुद नहीं पता चला कि वो पूरी रात ऐसे कैसे सोया रहा, लेकिन पूरी रात उसे सुकून की नींद आई थी, जैसे मून उसकी बाहों में ही हो। उसने उठते ही अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई। उसकी नज़रें सनशाइन को ढूंढ रही थी लेकिन सनशाइन इस वक्त कमरे में नहीं थी। वो वॉशरूम की तरफ आया और वॉशरूम का दरवाजा खोलकर इधर उधर चेक करने लगा। उसे सनशाइन की बात याद आई, कितने बेशर्म हो आप। वो मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम वॉशरूम में होती तो पक्का मुझे फिर से यही डायलॉग मारती। बोलते हुए उसने वॉशरूम का दरवाजा बंद किया और फिर बाहर की तरफ आया। बाहर एक सर्वेंट साफ सफाई का काम कर रही थी। उसने उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहा, मेरी चांद कहाँ है? उस सर्वेंट ने हैरानी से अखंड की तरफ देखा।
तभी अखंड अपनी बात संभालते हुए बोला, आई मीन सनशाइन कहाँ है? वो सर्वेंट तुरंत बोली, वो तो 1 घंटे पहले यहाँ से निकल गई, आज उनका ऑफिस में पहला दिन था इसीलिए वो टाइम से जाना चाहती थी। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने हाथों से आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया है, आप जाने से पहले वो ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा। उस सर्वेंट की बात सुनकर अखंड के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस भी थे और मुस्कुराहट भी थी। वो तुरंत बोला, और रियली मेरी चांद मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाकर गई है। उस सर्वेंट ने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाया और डाइनिंग टेबल की तरफ उसे देखने का इशारा किया तो अखंड बड़ी ही खुशी खुशी डाइनिंग टेबल की तरफ आया। वहां पर एक प्लेट रखी थी जिसे ऊपर से ढका गया था। अखंड ने जल्दी से उस ढक्कन को हटाया तो वो एक बाउल था जिसमें लड्डू रखे हुए थे और उनके साथ ही एक छोटी सी स्लिप भी रखी थी। अखंड हैरानी से बोला, लड्डू? ब्रेकफास्ट में लड्डू कौन खिलाता है? लेकिन तुम खिलाओगी तो वो भी खा लूंगा चांद, पर ये स्लिप, ये क्या है? फोन के जमाने में तुमने लेटर लिखना शुरू कर दिया। ये बोलते हुए उसने उस स्लिप को अपने हाथ में उठाया तो अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई क्योंकि उस स्लिप पर लिखा हुआ था, आपके लिए स्पेशली बेशर्मी के लड्डू। वैसे तो आपके अंदर बेशर्मी की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे लगा शायद आपको ये पसंद आएंगे। अच्छे से खाएगा और जब पेट भर जाए तो वहां से दफा हो जाएगा। अखंड ने गुस्से से कहा, यार चांद तुम तो बहुत बदल गई। कोई भला अपने पति को ऐसे बोलता है क्या? अब बेशर्म कहा तुमने, वो ठीक है, वो तो मैं हूं और तुम्हारे लिए तो और भी ज्यादा हो सकता हूं, लेकिन दफा हो जाऊं ये तो तुमने गलत कह दिया। अब ये अखंड सिंघानिया तुम्हारी जिंदगी से जीते जी तो दफा नहीं होगा, और अब जब तुम जिंदगी में आ गई हो तो मार तो मुझे मौत भी नहीं सकती। ये बोलते हुए उसने सच में बड़ी ही बेशर्मी से उस बाउल में रखा हुआ लड्डू उठाया और उसे खाने लगा। वो लड्डू उसे अपनी पूरी जिंदगी में जैसे सबसे टेस्टी खाना लग रहे थे। ना सिर्फ एक बल्कि उसने 3-4 लड्डू खाए और फिर अंगड़ाइयां लेते हुए वहां से चला गया। वो सर्वेंट भी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। कुछ ही देर बाद अखंड की गाड़ी अब कपूर फैशन हाउस के बाहर आकर रुकी, जहां पर सनशाइन अपनी मॉडल के साथ डिस्कशन कर रही थी। लेकिन तभी उसके फोन पर आहिल का फोन आया। उसने मुस्कुराते हुए अपने फोन की तरफ देखा और बोली, मैं सोच रही थी कि मैं आपको मिस्टर सिंघानिया के बारे में ना बताऊं, लेकिन मुझे लगता है मुझे आपको सब कुछ बता देना चाहिए। ये बोलकर उसने आहिल का कॉल रिसीव किया। जैसे ही कॉल रिसीव हुआ सामने से कुछ कहा गया जिसे सुनकर सनशाइन हैरान थी। आगे जारी है एपिसोड 14, ऑब्सेसिव नहीं पागल है। कपूर फैशन हाउस। सनशाइन अपने मॉडल के साथ डिस्कस कर रही थी। तभी उसके फोन पर आहिल का फोन आया। जैसे ही उसने आहिल का कॉल रिसीव किया और बोली, खेलो। लेकिन तभी आगे से ऐसा कुछ कहा गया जिसे सुनकर वो एकदम चौंक गई थी। वो कुछ बोल ही नहीं पाए और सामने से फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। उसकी मॉडल अभी उसके सामने ही खड़ी थी। तभी एक लड़की सनशाइन के पास आए और उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ मैडम, आप इतना परेशान क्यों लग रही है? वो लड़की कोई और नहीं सनशाइन की पर्सनल असिस्टेंट चारू थी। सनशाइन ने तुरंत कहा, तुम इन सब से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये बोलकर सनशाइन तुरंत अपने केबिन से बाहर निकली और नीचे पार्किंग एरिया की तरफ आई। उसे जल्द से जल्द कपूर मैंशन वापस जाना था जहां पर आहिल आने वाला था। आहिल ने उसे फोन पर कहा था कि उसका प्राइवेट जेट लैंड हो चुका है और वो कुछ ही देर में उसके सामने होगा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलना चाहा, किसी की आवाज़ उसके कानों में गूंजी, कहाँ जा रही हो चांद, और इतनी जल्दी में क्यों हो? वो आवाज़ सुनकर सनशाइन ने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा। अपने सामने अखंड को देखकर वो हैरान हुई। अखंड अपनी पॉकेट में हाथ डाले उसके पास आया और उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। सनशाइन कुछ बोलती उससे पहले ही अखंड ने अपनी उंगलियों से उसके माथे का पसीना साफ किया और बोला, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ, मैं हूं ना तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सनशाइन गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, मैंने आपसे हेल्प मांगी क्या? नहीं ना, तो आपको मेरी हेल्प क्यों करनी है? और किसने कहा आपसे कि मैं परेशान हूँ? मैंने कहा ऐसा कुछ? बेवजह करीब आने की कोशिश मत कीजिए मिस्टर सिंघानिया, अपनी बातों पर मीठी चाशनी की परत चढ़ाकर मेरे सामने मत परोसिए, मुझे मीठे से तो वैसे ही एलर्जी है। ये बोलकर उसने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलना चाहा। अखंड ने उसकी गाड़ी के दरवाजे पर अपना हाथ रखा और अगले ही पल सनशाइन का हाथ अपने दूसरे हाथ से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। सनशाइन एकदम चौंक गई। वो सीधा अखंड के सीने से आकर लगी थी। अखंड ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और बोला, मुझे तुम्हारे करीब आने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है चांद, मैं ऑलरेडी तुम्हारे बहुत करीब हूँ, तुम्हारे दिल में हूँ मैं, अब इससे ज्यादा करीब कोई क्या ही हो सकता है? सनशाइन तुरंत बोली, गलतफहमी है आपकी मिस्टर सिंघानिया, मेरे दिल में आप बिल्कुल भी नहीं है, न दिल में ना दिमाग में, क्योंकि वो जगह किसी और की है।
उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अखंड अब बेहद गुस्से से बोला, खबरदार अगर इस तरह की बकवास की तो कुछ भी कहो, सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अपने दिल और दिमाग में किसी और को जगह देने की बात की ना, तो ये जो मैं अपना गुस्सा संभालना सीखा हूं ना, तुम जानती हो जब मैं आउट ऑफ कंट्रोल होता हूं तो कैसे होता हूं। बेशक से अपना किरदार थोड़ा बदल लिया है मैंने, लेकिन इंसान मैं अभी भी वही हूँ, अखंड सिंघानिया। और अखंड सिंघानिया अपनी चांद के लिए सिर्फ ऑब्सेसिव नहीं, पागल है। उसकी बात सुनकर सनशाइन का गला सूखने लगा, लेकिन अगले ही पल उसने हिम्मत कर अखंड को खुद से धक्का दिया और बोली, बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कि अखंड सिंघानिया बेशक से कोई भी हो, कैसा भी हो, लेकिन हर किसी की दुनिया में अखंड सिंघानिया का राज नहीं चल सकता। ये बोलकर अब वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठी और अगले ही पल उसने अपनी गाड़ी वहां से आगे बढ़ा दी। अखंड उसकी बात सुनकर सोच में पड़ चुका था। जिस तरह से सनशाइन अपनी बात कही थी उसके चेहरे पर थोड़ा कॉन्फिडेंस झलक रहा था, जो इस बात का सबूत कर रही थी वो जो भी बोल रही है वो बेवजह और बेफिजूल नहीं है और झूठ तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके चेहरे पर गहरी एक्सप्रेशंस आ गए थे। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और अपनी गाड़ी में बैठते हुए विहान को कॉल किया। जैसे ही सामने से विहान ने कॉल रिसीव किया, अखंड गुस्से से बोला, मैंने तुम्हें उस नंबर के बारे में इन्फॉर्मेशन पता लगवाने के लिए कहा था। बेशक से वो नंबर प्राइवेट नंबर है, लेकिन कुछ तो इन्फॉर्मेशन पता चली होगी ना। अब तक तुमने मुझे कपूर मेंशन और कपूर फैशन हाउस की भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। जब 4 साल पहले कपूर फैमिली इंडिया छोड़कर गई थी तो आज तक कपूर फैशन हाउस कौन संभाल रहा था, और कपूर फैमिली में ऐसा कौन है जो मून से जुड़ा हुआ है। सामने से विहान बोला, सॉरी सर, लेकिन उनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक पता नहीं चल पाई है। वो जो कोई भी है काफ़ी पावरफुल है, इसीलिए उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन इतनी आसानी से नहीं पता चल रही, लेकिन मैं पूरी कोशिश। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अखंड कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। उसे विहान की फालतू की बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो गुस्से से गियर बदलते हुए बोला, इतना तो मुझे समझ में आ गया है, चांद की कपूर फैमिली में ऐसा कोई है जिसने ना सिर्फ तुम्हें सपोर्ट किया है बल्कि वो तुम्हारे काफ़ी क्लोज भी है, लेकिन कौन है ऐसा जो इतना मिस्टीरियस है? अब ये मैं तुम्हारे मुंह से ही पता लगवाऊंगा। ये बोलकर उसने तुरंत गाड़ी कपूर मेंशन की तरफ ही बढ़ा दी थी। वहीं दूसरी तरफ कपूर मेंशन, जैसे ही सनशाइन की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी, वो तेज कदमों से अंदर की तरफ आए। अंदर आते ही उसकी नज़रें इधर उधर घूमते हुए आहिल को ढूंढ रही थी। वो थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, आप कहाँ हैं आहिल? बाहर गाड़ी तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आहिल ने तो कहा था कि वो आ रहे हैं। क्या उन्होंने मेरे साथ कोई प्रैंक किया? अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक ही किसी ने पीछे से उसके पेट पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। सनशाइन एकदम से चौंक गई। वो तुरंत बोली, मिस्टर सिंघानिया। ये बोलते हुए उसने तुरंत वो हाथ खुद से दूर कर दिए थे, लेकिन जब पलटकर उसकी नज़र आहिल पर गई तो वो चौंक गई। अखंड ने नहीं बल्कि आहिल ने उसे अपनी बाहों में समेटा था। उसे अपने सामने देखकर सनशाइन एकदम हड़बड़ा गई और बोली, अब आप यहाँ अचानक से कैसे आहिल? मेरा मतलब है, मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी चीज़ अकेले हैंडल। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आहिल बिल्कुल उसके करीब आया और उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर बोला, पहली बात, तुम किसी भी चीज़ में अकेली नहीं हो और ना ही कुछ तुम्हारे सिर्फ अकेले का है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और हर चीज़ में हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और दूसरी बातें, तुमने मुझे मिस्टर सिंघानिया कहा, मतलब तुम्हारी मुलाकात ना सिर्फ अखंड से हो चुकी है बल्कि अखंड कपूर मेंशन भी आया था। उसके सवाल पर सनशाइन कुछ पल उसे देखती रही। उसे समझ नहीं आया कि वो आहिल से क्या ही कहे। ना वो उसे सच बोलकर उसे हर्ट करना चाहती थी और ना ही उससे झूठ बोलना चाहती थी। वो उसके थोड़ा करीब हुई और कुछ बोलने को भी उससे पहले ही आहिल ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और बोला, डोंट वरी, मैं तुम्हें जज नहीं करने वाला हूँ शाइन। तुम जानती हो मेरे लिए तुम बहुत मैटर करती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा प्रोटेक्टिव रहो। जब मैं सोचता हूँ कि वो अखंड तुम्हारे आसपास भी आएगा तो पता नहीं मुझे बहुत अजीब सा फील होता है, इसलिए मैं तुम्हें उससे दूर रखना चाहता हूँ। आईना वो तुम्हारे इमोशंस को हर्ट करता है। मैंने कभी भी तुम्हें किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं की है। अगर तुम अखंड से मिलना चाहती हो तो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सनशाइन एकदम से उसके सीने से लग गई और बोली, ऐसा नहीं है आहिल, मैं उनसे नहीं मिलना चाहती हूँ। हाँ, मैं अपना डर खत्म करना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए मेरा उनसे बार बार मिलना जरूरी नहीं है। मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगी, लेकिन जब से मैं इंडिया आई हूँ तब से मेरी मुलाकात उनसे बहुत बार हो चुकी है। हर बार मैंने उन्हें खुद से दूर रखने की कोशिश की है, पर पता नहीं क्यों मैं उनके सामने कमज़ोर पड़ जाती हूँ। बट आई प्रॉमिस, अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो मेरे आसपास भी ना आए। उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसे कंधों से थाम खुद से अलग करते हुए बोला, अब तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है शाइन। उसकी बात पर सनशाइन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आहिल मुस्कुराते हुए बोला,
अब मैं आ गया हूँ ना, मेरे होते हुए वो तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकता। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ इंसान तो दूर, मैं किसी गैर का साया भी तुम पर नहीं पड़ने दूंगा। सनशाइन हल्का सा मुस्कुराए और बोली, वैसे मैंने आपसे कहा था कि आप यहाँ नहीं आएंगे, तो आप यहाँ क्यों आए? आहिल ने उसे आंखें छोटी कर देखा और बोला, तो मैं क्या करूं? तुमने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया, तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। अब तुम मुझसे सवाल पूछती रहोगी या फिर मुझे खाना भी पूछोगी? तुम्हें पता है मुझे कितनी भूख लगी है। तुम्हारे बिना तो मुझे खाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। सनशाइन उसकी बातों पर फिर से मुस्कुरा रही थी। वो तुरंत उसका हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़कर बोली, चलिए पहले आप मेरे साथ रूम में चलिए, जाकर अच्छे से फ्रेश हो जाए, उसके बाद हम दोनों बैठकर एक साथ लंच करते हैं, मुझे भी बहुत भूख लगी है। आहिल चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट लिए बोला, ओ रियली, मुझे तो लगा तुमने बेशर्मी के लड्डू ना सिर्फ अखंड को खिलाए होंगे बल्कि खुद भी खाए होंगे। आई मीन टेस्ट तो किए होंगे, बेशर्मी की तो नहीं, पर लड्डू तो फेवरेट है तुम्हारे। उसकी बात सुनकर सनशाइन के कदम एकदम से रुक गए और वो हैरानी से आहिल की तरफ देखने लगी। मतलब आहिल को बेशर्मी के लड्डू के बारे में पता था, मतलब ये भी पता था कि अखंड कपूर मेंशन आया है। वो उसकी तरफ देखती रह गई। थैंक गॉड उसने आहिल से झूठ नहीं बोला, वरना आहिल को कितना हर्ट होता। आहिल मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम मुझे नहीं भी बताती तो भी मुझे हर्ट नहीं होता सनशाइन, मैंने कहा ना तुमसे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन तुम्हें बांधकर नहीं रखना चाहता। तुम्हारी अपनी लाइफ है और तुम अपनी लाइफ में अपने हिसाब से डिसीजन ले सकती हो, लेकिन हाँ अगर तुम गलत डिसीजन लोगी वो मैं नहीं होने दूंगा। उसकी बात पर सनशाइन एक बार फिर से मुस्कुराई। एक तरफ अखंड था जो हमेशा उस पर हावी होने की कोशिश करता था, हमेशा उसके साथ जबरदस्ती करता था, और दूसरी तरफ आहिल था जिसने कभी ना उसके साथ जबरदस्ती की। जबरदस्ती तो दूर, वो हमेशा सनशाइन के फैसलों को एक्सेप्ट करता था, उसकी रिस्पेक्ट करता था। आहिल को उसके रूम में छोड़ने के बाद सनशाइन अपने रूम में आई। वो भी अब कपड़े चेंज करना चाहती थी, इसीलिए क्लोजेट में से अपने कपड़े निकालने लगी। उसी वक्त अखंड की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी। उसने तुरंत घर के अंदर आकर सीधा अपने कदम सनशाइन के रूम की तरफ बढ़ा दिए। जैसे ही वो रूम में आया उसकी नज़र सनशाइन पर गई जो वॉशरूम की तरफ जा रही थी। वही सनशाइन को लगा शायद आहिल उसके रूम में आया है। उसने पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, आप एक बार फिर से यहाँ गए? मैंने कहा ना जाकर पहले फ्रेश। उसकी बात बीच में अधूरी रह गई क्योंकि उसकी नज़रें अब अखंड पर आ गई थी। अखंड को वहां देखकर उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत अखंड के पीछे की तरफ देखा जहां दरवाजा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं आहिल ना जाए। आहिल अगर अखंड को यहाँ पर देखता तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो जितना शांत था उसका गुस्सा भी उतना ही ज्यादा खतरनाक था। वो तुरंत अखंड की तरफ आए और अखंड ने जब उसे अपनी तरफ आते हुए देखा तो मुस्कुराया। उसने अपना हाथ सनशाइन को छूने के लिए आगे की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन तभी सनशाइन दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अखंड सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोला, क्या बात, ऐसा भी क्या करने वाली हो तुम जो दरवाजा बंद कर रही हो? कहीं रोमांस करने का मूड तो नहीं है तुम्हारा? अगर है तो बता दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलते हुए उसने सनशाइन का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया था। सनशाइन गुस्से से घूर रही थी। उसने अखंड के सीने पर अपने हाथ रखे और बोली, आपको मेरे आसपास आने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो मुंह उठाकर मेरे पास चले आते हैं। आखिर आप चाहते क्या है मिस्टर सिंघानिया? क्या मैं यहाँ से वापस चली जाऊँ? मुझे नहीं लगता जैसे आपकी हरकतें हैं मैं यहाँ पर रह पाऊंगी। शायद आप अपनी बीवी को भी ऐसे ही परेशान करते थे इसलिए वो आपको छोड़कर चली गई। वेट, वो छोड़कर नहीं गई बल्कि उसने सुसाइड कर लिया था, है ना? उसकी बात सुनकर अखंड का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो दांत पीसते हुए बोला, मैंने कहा था ना तुमसे कि कुछ भी करना लेकिन बकवास मत करना। सनशाइन सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोली, क्या बात, गुस्सा आ रहा है आपको? सच सुना नहीं जा रहा? यही तो सच है ना मिस्टर सिंघानिया कि आपकी वाइफ ने सुसाइड कर ली थी। उसने समुद्र में छलांग लगाई थी क्योंकि वो आपसे परेशान आ गई थी। आप उसे टॉर्चर करते होंगे ना? टिपिकल हस्बैंड जो बीवियों को अपने प्यार की जूती समझते हैं, और अब वही टॉर्चर आप मुझे कर रहे हैं बार बार मेरे पास आकर। आपको समझ में नहीं आता है क्या मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी? अखंड तुरंत बोला, और रियली तुम्हें मेरी शक्ल नहीं देखनी? और किसकी शक्ल देखनी है तुम्हें? ये बोलते हो उसके चेहरे पर काफी गहरी एक्सप्रेशन थे। सनशाइन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। अखंड भी उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मुझे ये जानना है कि पिछले 3 साल से तुम किसके साथ थी, कहाँ थी? एवरीथिंग आई वॉन्ट टू नो जो तुमसे रिलेटेड है, लेकिन मुझे नहीं पता। सनशाइन गुस्से से बोली, क्यों क्यों बताऊं मैं आपको अपने बारे में? आप होते कौन हैं मुझसे ये सवाल करने वाले? मैंने कह दिया ना मैं आपकी चांद नहीं हूं, तो मैं आपको अपने बारे में ये सारी चीजें क्यों बताऊं?
अभी वो बोल ही रही थी कि उसके रूम का दरवाजा नॉक हुआ और बाहर से आहिल की आवाज़ आई, शाइन कितना टाइम लगेगा तुम्हें? मुझे भूख लग रही है, जल्दी आओ ना बाहर। तुम्हारे बिना खाना अच्छा नहीं लगेगा मुझे, और तुमने ये दरवाज़ा क्यों बंद किया है? आहिल की आवाज़ सुनकर न सिर्फ सनशाइन की बल्कि अखन की भी आंखें बड़ी हो चुकी थी। एपिसोड 15, मैं जान ल लूंगा उसकी। कपूर मेंशन। आहिल दरवाजे के बाहर खड़ा था और दरवाजा बार बार नॉक कर रहा था जबकि सनशाइन अंदर रूम में अखंड के सामने खड़ी थी। अखंड उससे सवाल कर रहा था। जैसे ही उसने आहिल की आवाज़ सुनी, उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत सनशाइन की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे साथ यहाँ पर कोई रह रहा है? सनशाइन गुस्से से बोली, उससे आपको क्या मतलब है? ये बोलते हुए वो बेशक गुस्से से बोल रही थी लेकिन उसकी आवाज़ काफ़ी धीमी थी। अखंड ने दांत पीसते हुए कहा, अगर मुझसे मतलब नहीं होगा तो और किससे मतलब होगा? बताओ मुझे, कौन रह रहा है तुम्हारे साथ? किसकी आवाज़ है ये? तुम क्या बताओगी? मैं खुद ही देख लेता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। सनशाइन बिल्कुल शॉक्ड रह गई। उसने तुरंत अखंड का हाथ पकड़कर उसे रोका। अखंड ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर झुकते हुए धीमे से बोला, बेशक से हम दोनों के बीच कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो, तुम मुझसे कितनी भी नफरत क्यों ना करो, लेकिन ये बात भूल जाओ चांद कि मैं तुम्हें किसी और के साथ रहने दूंगा। मैं तो तुम पर किसी और की नज़र बर्दाश्त ना करूं, किसी और को तुम्हारे आसपास रहने देना तो दूर की बात, और तुम तो जानती हो कि जब बात तुम्हारी आ जाए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर तिरछी एक्सप्रेशन थे और वही उसकी बात सुनते ही सनशाइन को वो सारे पल याद आ गए जब अखंड ने ना जाने उसके लिए क्या क्या किया था। एक पुलिस कांस्टेबल ने उसे थप्पड़ मारा था तो अखंड ने उसे बेरहमी से मौत दी। शिवाय का भी कितना बुरा हाल किया था अखंड ने, और ना जाने क्या क्या किया था। अखंड ने हर एक उस इंसान के साथ बहुत बुरा किया था जिसने सनशाइन को तब छुआ था जब वो सनशाइन नहीं बल्कि मून थी और मून अखंड की पत्नी थी। वो तुरंत बोली, खबरदार अगर आपने मुझे फालतू की धमकी देने की कोशिश की तो। मैं डरती नहीं हूँ आपसे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि दरवाजे के बाहर जो भी इंसान खड़ा है उसके सामने आप जाएं। अखंड व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, तुम्हें इस बात से डर लग रहा है कि मैं उस इंसान के सामने ना जाऊं? एक बार उस इंसान को मेरे सामने आने दो, अगर तुम्हारे सामने ही उसकी जान अपने हाथों से न ले ली तो मैं भी अखंड सिंघानिया नहीं। उसकी धमकी सुनकर सनशाइन को और भी ज्यादा डर लगने लगा। तभी अखंड ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। वही दरवाजे के बाहर खड़ा आहिल एक बार फिर से दरवाजा नॉक करते हुए बोला, तुम मेरी आवाज़ सुन रही है ना शाइन? प्लीज़ दरवाजा खोलो। कितने दिनों बाद तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। सोचा था तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगा, और तुम हो कि पता नहीं अंदर रूम में अकेली क्या ही कर रही हो, और ये आवाज़ कैसी आ रही है? तुम किसी से फ़ोन पर बात कर रही हो क्या? अभी वो बोल ही रहा था कि अचानक से रूम का दरवाजा खुला। आहिल ने मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ देखा। जैसे ही उसकी नज़र सनशाइन पर गई उसके चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। वो तुरंत अंदर की तरफ आने लगा लेकिन सनशाइन ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और खुद बाहर की तरफ आ गई। वो आहिल की तरफ देखते हुए बोली, वो मैं चेंज कर रही थी। आहिल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोल, लेकिन तुम्हारे कपड़े तो अभी भी बिल्कुल वही है जो तुमने पहने हुए थे। उसकी बात सुनकर सनशाइन एकदम से हड़बड़ा गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, वो मैं कपड़े चेंज कर रही थी लेकिन अचानक से मुझे एक इम्पोर्टेंट फ़ोन आ गया। आहिल ने अगले ही पल सवाल किया, फ़ोन? किसका फ़ोन? वही तो मैं तुमसे पूछ रहा था। क्या तुम फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी? बताओ किससे बात कर रही थी? सनशाइन तुरंत बोली, आप मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहे हैं आहिल? क्या आपको मुझ पर किसी बात को लेकर शक है? आहिल ने तुरंत उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम किस कन्फ्यूजन में हो, कि प्रॉब्लम में हो, ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। तुम जानती हो मैं तुम्हारे चेहरे को पढ़ सकता हूं, और इतना तो मुझे साफ पता चल रहा है कि कोई ना कोई बात तो है जिसे लेकर तुम बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। सनशाइन उससे अपने दिल की बात करना चाहती थी लेकिन वो अखंड के बारे में आहिल को और आहिल के बारे में अखंड को नहीं बताना चाहती थी। एक बार फिर से उसका डर उस पर हावी हो रहा था। उसने दरवाजे की तरफ देखा जो बंद था, लेकिन उसे डर लग रहा था कि कहीं वो दरवाजा खुल ना जाए। वही अंदर बेड पर बैठा अखंड गुस्से से कांप रहा था। सनशाइन आहिल की तरफ देखते हुए बोली, मुझे कोई टेंशन नहीं है आहिल, वो बस मैं थोड़ा थकी हुई हूँ, थोड़ा रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। जब से स्कॉटलैंड से इंडिया आई हूँ तब से ढंग से रेस्ट नहीं किया मैंने। आहिल तुरंत बोला, क्यों, तुमने रेस्ट क्यों नहीं किया? अच्छा एक काम करते हैं, तुम जल्दी से लंच करो, उसके बाद तुम आराम से सो जाना। वैसे भी मुझे भी बहुत सारे काम हैं, अब इंडिया आया हूँ तो थोड़ा यहाँ का काम भी देख लूँगा।
सनशाइन ने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाया और उसके साथ डाइनिंग टेबल की तरफ आ गई। आहिल और सनशाइन दोनों डाइनिंग टेबल पर लंच कर रहे थे और अखंड का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। सनशाइन उसे वहां पर रोक कर गई थी और शर्त ये थी कि अगर अखंड वहां पर रुकेगा तो वो उसे उसके सवालों का जवाब देगी। अखंड को किसी भी कीमत पर अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, इसीलिए वो वहां पर बैठने को तैयार हो गया था, लेकिन अब उसके लिए इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। एक एक पल उसे सदियों की तरह लग रहा था। उसकी चांद बाहर किसी और के साथ है, ये बात उसे अंदर से खाए जा रही थी। उसका ऑब्सेसिव डिसऑर्डर उस पर हावी होने लगा था। उसके चेहरे पर पसीना झलकने लगा था और हाथ पैर हल्के हल्के फूलने लगे थे। एक गहरी गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन फिर जोर से अपना हाथ बेड पर मारते हुए वो अपनी जगह से उठा और गुस्से से कांपते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोलना चाहा, दरवाजा बाहर से खुद ब खुद खुला और सामने उसकी नज़र सनशाइन पर गई। सनशाइन ने भी जब उसे वहां पर देखा तो एकदम से चौंक गई। अगर वो एक पल भी और देर कर देती तो शायद अखंड रूम से बाहर आ जाता। उसने जल्दी से अखंड को अंदर किया और खुद भी रूम के अंदर जाकर दरवाजा बंद किया। अखंड ने अगले ही पल उसके पास आकर उसे कमर से थाम लिया और उसके चेहरे पर झुककर बोला, कौन था वो जो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा था? क्या रिश्ता तुम्हारा उसके साथ? क्यों है वो यहाँ पर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे यहाँ पर आने की परमिशन देने की? हाँ, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे आसपास भी किसी को आने दूंगा? मैं जान ले लूंगा उसकी। ये बोलते हुए वो हद से ज्यादा कांपने लगा था। वही सनशाइन उसके गुस्से को देखकर हैरान थी। एक बार फिर से उसे अखंड में वही अखंड नजर आ रहा था जो अखंड पहले हुआ करता था। वो यूं ही कुछ पल अखंड को देखते रही। वो किसी भी तरह से अखंड को खुद पर हावी नहीं होने दे सकती थी, इसलिए एक गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, अगर आपको बाहर जाना है तो जाए बाहर, जो भी इंसान है उसकी जान ले लीजिए, लेकिन उसके बाद क्या मिस्टर सिंघानिया? क्या उसके बाद ये प्रूफ हो जाएगा कि मैं आपकी चांद हूँ, या फिर मैं सच में आपकी चांद बन जाऊंगी? जब मैं एक बार आपसे कह चुकी हूँ कि मैं आपकी चांद नहीं हूँ, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, तो बार बार आप क्यों एक झूठ को सच बनाने में तुले हुए हैं? मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर आपको ऐसा करने से मिल क्या जाएगा। मान लीजिए मैं आपकी बात सुनकर, आपकी जिद देखकर आपसे कह भी दूं कि हाँ मैं आपकी बीवी हूँ, तो उससे क्या हो जाएगा? मैं सच में आपकी बीवी बन तो नहीं जाऊंगी। जो प्यार आपको आपकी बीवी करती थी वो मैं आपको कभी नहीं दे पाऊंगी। आप जबरदस्ती बेशक से मुझे अपने साथ ले जाए या फिर जो मेरे साथ है उसकी जान ले लीजिए, लेकिन एक बार फिर से आपके साथ क्या होगा अगर मैं सच में आपकी बीवी हूं? तो मुझे तो आपसे बेइंतहा नफरत हो जाएगी, क्योंकि एक ऐसे इंसान के साथ तो मैं रहने का सोच भी नहीं सकती जिसे गुस्से के अलावा और कुछ आता ही नहीं है, नफरत के अलावा वो और कुछ कर ही नहीं सकता। सामने वाले की जान लेना, धमकी देना, सामने वाले को मजबूर करना, ये वो इंसान करता है जो अंदर से खोखला होता है, और एक खोखले इंसान के साथ मैं पूरी जिंदगी तो क्या एक पल भी ना बिताऊं। मुझे लगता है कि आपके इसी नेचर की वजह से आपकी बीवी ने सुसाइड किया था। अगर आप मुझे इस तरह से टॉर्चर करेंगे तो शायद मेरे पास भी और कोई ऑप्शन नहीं होगा। उसकी बात सुनकर अखंड के होश उड़ गए। उसने तुरंत सनशाइन का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बेड पर आया। सनशाइन एकदम से डर गई। वो बड़ी बड़ी आंखों से अखंड को देख रही थी। वही अखंड ने उसे बेड पर बिठाया और खुद घुटनों के बल नीचे जमीन पर बिल्कुल उसके सामने बैठ गया। वो सनशाइन का हाथ पकड़कर कांपते हुए बोला, प्लीज ये सब बातें मत करो, एक बार फिर से सुसाइड करने की बातें मत करो। तुम्हें मेरे एग्रेसिव नेचर से प्रॉब्लम है ना? तुम्हें मेरे गुस्से से प्रॉब्लम है तो ये लो देखो, मैं शांत हो रहा हूँ, मैंने अपना गुस्सा बिल्कुल दूर कर दिया। ये बोलते हुए उसने अपनी मुठिया कसी हुई थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो इस वक्त कितना ज्यादा पैनिक हो रहा है। वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, और उसकी इस कोशिश को सनशाइन शांत नजरों से देख रही थी। अखंड उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम जैसा कहोगी मैं बिल्कुल वैसा करूंगा, बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा, किसी को जान से मारना तो दूर किसी को डांटूंगा तक नहीं, बस ये बात मत कहो कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। सुसाइड तो दूर, तुम खुद को एक खरोच भी नहीं आने दोगी, नहीं आने दोगी ना? ये बोलते हुए उसने सवालिया नजरों से सनशाइन की तरफ देखा और सनशाइन उसकी बात का कोई जवाब दे ही नहीं पाई। वो अखंड की तरफ देखते हुए बोली, आई थिंक मिस्टर सिंघानिया अब आपको आपके घर जाना चाहिए। अखंड तुरंत बोला, नहीं, पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस तरह की बातें नहीं करोगी। चांद, मेरी जान निकलती है इन सब बातों से, तुम सोच भी नहीं सकती मेरी जान, मैंने तुम्हारे बिना ये 3 साल कैसे बिताए हैं। एक बार मैं तुम्हें खो चुका हूँ, अब दोबारा तुम्हें कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा। बेशक से मेरी जान तुम अपने हाथों से ले लो, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, बस मुझे छोड़कर मत जाओ।
आई रिक्वेस्ट यू। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे और उसे यूं देखकर सनशाइन का दिल धक सा रह गया था। उसकी खुद की आंखों में नमी तैरने लगी थी। अखंड ने उसके सामने अपना हाथ सीधा किया और बोला, वादा करो ना चांद, क्यों तड़पा रही हो? मत तड़पाओ, तुम्हारे मिस्टर सिंघानिया में अब इतनी हिम्मत नहीं है। पूरी दुनिया से लड़ सकता है वो, लेकिन तुमसे नहीं लड़ना चाहता। बस एक वादा कर दो कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, उसके बाद तुम जो भी कहोगी मैं करूँगा। सनशाइन उससे ऐसा वैसा कोई वादा नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, मिस्टर सिंघानिया, अगर अभी इसी वक्त आप यहाँ से नहीं गए तो मजबूरन मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा और आप मुझे यहाँ से जाने से रोक नहीं पाएंगे। अगर आप मुझे धमकी दे रहे हैं कि आप किसी की जान ले लेंगे तो बेशक से ले लीजिएगा, लेकिन मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप एक मौत के जिम्मेदार और हो जाएंगे। ये बोलते हुए वो गहरी नज़रों से अखंड को देख रही थी और अखंड अपनी जगह से खड़ा हो चुका था। वो बिल्कुल शांत नज़रों से सनशाइन की तरफ देख रहा था और अगले ही पल वो सनशाइन के करीब आने लगा। सनशाइन ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वो उससे नजरें भी नहीं मिलाना चाहती थी। एपिसोड 16 यू आर ओनली माइन। कपूर मेंशन। सनशाइन अखंड को वहां से जाने के लिए बोल रही थी। अखंड की आंखों में आंसू देखकर वो खुद को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए उसने अखंड को वहां से जाने के लिए बोल ही दिया था और साथ ही साथ उसे धमकी भी दे दी थी, जिसकी वजह से अखंड अपनी जगह से उठ गया था और उसकी नजरें सनशाइन की तरफ थी। जैसे ही वो सनशाइन की तरफ आने लगा, सनशाइन ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और उसे दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमाते हुए देख अखंड के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वही सनशाइन इंतजार कर रही थी अखंड के अपने पास आने का। हालांकि वो चाहती नहीं थी अखंड उसके पास आए, लेकिन इतना तो वो भी समझती थी कि अखंड इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब तकरीबन 5 मिनट अखंड उसके पास नहीं आया तो उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा। अखंड वहां से गायब था। उसने तुरंत अपनी नजरें पूरे कमरे में घुमाए, लेकिन पूरे कमरे में उसे अखंड कहीं नजर नहीं आया। तो अब उसकी नज़र सामने बालकनी की तरफ गई, जिसका दरवाजा खुला था जबकि पहले वो दरवाजा बंद था। सनशाइन एकदम हैरान रह गई। वो जल्दी से बालकनी की तरफ आई। वहां जाकर उसकी नज़र बाहर पार्किंग एरिया की तरफ गई, जहां पर अब अखंड की गाड़ी भी नहीं खड़ी थी। वो समझ चुकी थी कि अखंड वहां से जा चुका है, लेकिन तभी अचानक से उसके फ़ोन पर मैसेज की टोन बजी। वो जल्दी से अपने फ़ोन के पास आए और जैसे ही उसने अपना फ़ोन अनलॉक किया, सामने अखंड के नंबर से एक मैसेज शो रहा था। सनशाइन की आंखें हैरत में फैल गई। उस मैसेज में लिखा था, तुम सोच रही होगी कि मेरे पास तुम्हारा नंबर कहाँ से आया। तुम्हारा छोड़ो, मेरे पास उस इंसान का नंबर भी है जो इस वक्त तुम्हारे साथ है। हाँ, उसकी डिटेल्स पता नहीं चल रही है, लेकिन चाहूँ तो उसे फ़ोन कर सकता हूँ और कपूर मेंशन आकर उससे मुलाकात भी कर सकता हूँ। लेकिन वो क्या है ना, अखंड सिंघानिया मजबूत तो बहुत है, लेकिन आज उसे उसकी चांद ने कमज़ोर कर दिया। कहाँ अखंड सिंघानिया पत्थर दिल हुआ करता था और कहाँ आज उसकी चांद ने उसकी ही आंखों में आंसू ला दिए। पर शायद इसी को तो प्यार कहते हैं। पर चांद अखंड सिंघानिया उन लोगों में से नहीं जो प्यार में कमज़ोर हो जाए। अखंड सिंघानिया अगर अपनी नफरत को अपनी ताकत बना सकता है तो प्यार की तो बात ही छोड़ दो। आज जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन ये मत सोच लेना कि तुमसे दूर चला जाऊंगा या तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा। बेशक से तुम पहले भी मेरी थी और अब भी मेरी हो। पहले जंग तुम्हें तोड़ने की थी और अब जंग तुम्हें पाने की है। अखंड सिंघानिया पहले ना चाहते हुए भी जीत गया और अब तो उसे कोई हरा ही नहीं पाएगा। वो भी नहीं जो तुम्हारे साथ है, तुम्हारा सो कॉल्ड दोस्त आहिल कपूर। आहिल का नाम उस मैसेज में देखकर सनशाइन के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब अखंड को आहिल के बारे में पता चल चुका है। वो डर से कांपने लगी थी। उसकी आंखों के सामने ना चाहते हुए भी वो सारे पल घूमने लगे थे, जब जब उसकी वजह से अखंड ने मून के आसपास आने वाले लोगों को नुकसान पहुंचाता था। और अब उसे वही डर आहिल के लिए भी लग रहा था। हालांकि आहिल बहुत ज्यादा पावरफुल था। अगर अखंड स्ट्रांग था तो आहिल भी कम नहीं था, लेकिन फिर भी सनशाइन को अखंड के एग्रेसिव नेचर की वजह से डर लग रहा था। वो सबसे पहले रूम से बाहर निकली और आहिल के पास आई। आहिल अपने रूम में था। दिन के बाद वो अपने रूम में बैठा अपना काम कर रहा था। जैसे ही दरवाजा खुला और उसकी नज़र दरवाजे पर खड़ी गहरी गहरी सांस लेते हुए सनशाइन पर गई तो वो हैरानी से बोला, क्या हुआ शाइन, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो। ये बोलते हुए अपनी जगह से उठा और सनशाइन के पास आया। वही सनशाइन एकटक उसे देख रही थी। आहिल ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और बोला, बताओ ना शाइन, क्या हुआ। तुम पसीने से इतनी भीगी क्यों हुई हो, सब कुछ ठीक तो है ना। कहीं उस अखंड ने तो कुछ। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सनशाइन बोली, मुझे वापस स्कॉटलैंड जाना है। आहिल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, क्या। सनशाइन ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, न ही मैं आपको यहाँ पर रहने दूंगी। हमें अभी इसी वक्त स्कॉटलैंड के लिए निकलना होगा।
ये बोलते हुए उसने आहिल का हाथ थाम लिया था और उसे लेकर बाहर की तरफ जाने लगी थी। आहिल ने जल्दी से उसके हाथ पर दबाव बनाते हुए उसे रोका। सनशाइन ने पलटकर उसकी तरफ देखा। आहिल ने अब उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, मुझे बात बताओ, आखिर बात क्या है? इतना तो अब मैं समझ चुका हूँ कि ये बात अखंड सिंघानिया से रिलेटेड है। उसने एक बार फिर से तुम्हारा दिमाग के साथ खेलने की कोशिश की होगी। पिछले 2 दिन से वो शख्स तुम्हारे आसपास घूम रहा है, तो ये सब तो होना ही था, लेकिन मुझे जानना ये है कि आखिर हुआ क्या है। सनशाइन रोते हुए बोली, मैंने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती की, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। मुझे बस अभी इसी वक्त यहाँ से जाना है और आप मेरे साथ जाएंगे। आहिल ने तुरंत उससे अपना हाथ पीछे किया और बोला, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं अभी तुम्हारे जाने की अरेंजमेंट करवा देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। सनशाइन गुस्से से बोली, क्यों नहीं जाएंगे आप यहाँ से? आप तो इंडिया आना ही नहीं चाहते थे। आज से 3 साल पहले जब आप इंडिया आए थे तब भी आपकी मजबूरी थी। अगर वो मजबूरी नहीं होती तो शायद आप इंडिया आए भी ना होते। आपने खुद मुझसे कहा था कि इंडिया आना तो दूर, आपको इंडिया का नाम सुनना भी अच्छा नहीं लगता, तो फिर अब आप इंडिया क्यों रहना चाहते हैं? जब मैं ही यहाँ से जा रही हूँ तो आप यहाँ क्यों रहेंगे? आहिल गुस्से से बोला, क्योंकि मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। मैं इंडिया नहीं आना चाहता था, वो मेरे अपनी पर्सनल रीजंस है, और तुम यहाँ से जा रही हो क्योंकि तुम डरपोक और शाइन, तुम्हें लड़ना नहीं आता, सिर्फ डरना आता है, सिर्फ भागना आता है, तुम्हें सिर्फ हारना आता है, जितना नहीं। अरे जितना तो छोड़ो, तुम तो लड़ने से भी डरती हो। तुम एक बार पहले भी यूं ही हार कर सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी हो और अभी तुम यही कर रही हो, यहाँ से भाग रही हो। अगर इतना ही डर था अखंड से तो यहाँ पर आए ही क्यों? उसके सवालों ने जैसे सनशाइन को झकझोर कर रख दिया। वो बस आहिल की तरफ देखती रह गई और आहिल अब एक बार फिर से उसके करीब आया और उसे कंधों से पकड़कर बोला, क्यों हारना है साइन, जब इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ। पहले तुम अकेली थी, तुम कमजोर पड़ गई, तुम्हारे इमोशंस तुम पर हावी पड़ गए, लेकिन तुमने मुझसे बातें किया था कि इस बार तुम अखंड से डरोगी नहीं, तुम अपने डर का सामना करोगी। अब तुम अपने ही किए वादे कैसे भूल गई? सनशाइन रोते हुए बोली, क्योंकि मुझे डर लग रहा है आहिल, कहीं वो आपको कोई नुकसान। आहिल तुरंत बोला, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है शाइन, मैं कोई अरा गेरा इंसान नहीं जो वो मुझ तक आएगा और मुझे नुकसान पहुंचा कर चला जाएगा। अगर वो अखंड सिंघानिया है तो मैं भी आहिल कपूर हूँ, बेशक से उससे ज़्यादा नहीं हूँ लेकिन उससे कम भी नहीं हूँ, और अगर बात तुम पर आई तो फिर तो ना कुछ कम ना कुछ ज़्यादा, मैं हर हद पार कर जाऊँगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन थे। सनशाइन परेशान होते हुए बोली, यही तो बात है आहिल कि मिस्टर सिंघानिया भी कुछ नहीं सोचते। जब बात मुझ पर आती है तो वो हर हद पार कर जाते हैं। एक बार पहले भी उनके जुनून को देख चुकी हूँ, उनकी नफरत को देख चुकी हूँ, उनके गुस्से को देख चुकी हूँ। वो सब कुछ अपने लिए बर्दाश्त किया था मैंने, लेकिन मेरी नफरत कईयों के लिए सजा बनी थी। और अगर अब मेरी वजह से आपको कुछ हो गया तो? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आहिल ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगाया और उसे अपनी बाहों में समेटते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम मेरी फिक्र मत करो, बस ये सोचो कि तुम्हें अखंड से डील कैसे करना है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये बोलते हुए वो उसकी पीठ को सहला रहा था और सनशाइन अभी भी डर से परेशान हो रही थी। वो सच में आहिल को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। खोना तो दूर, वो आहिल को एक खरोच तक नहीं आने देना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ से जाना चाहती थी। लेकिन अब आहिल की बातें सुनकर उसने भी सोच लिया था कि वो इस बार हार नहीं मानेगी। वो अखंड का सामना जरूर करेगी। हाँ, शायद अखंड उसे डराएगा, धमकाएगा, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं हारेगी। कुछ देर बाद आहिल सनशाइन को उसके रूम में लेकर आया और उसने सनशाइन को बेड पर लेटाकर खुद उसके बगल में बैठकर उसके बालों को सहलाने शुरू किया तो थोड़ी ही देर में सनशाइन गहरी नींद में चली गई। उसके सोने के बाद आहिल अपनी जगह से उठा और आते ही वो बेड पर रखा हुआ अपना फ़ोन उठाकर किसी से बात करने लगा। तकरीबन आधा घंटा वो यूं ही फ़ोन पर बात करता रहा और बात करने के दौरान उसके चेहरे की एक्सप्रेशंस लगातार बदल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अखंड, जिसने सोच लिया था कि अब वो बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करेगा, इस वक्त उसके हाथों में वाइन की बोतल थी और वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। सनशाइन का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था और इस वक्त उसके चेहरे पर हद दर्जे का गुस्सा नजर आ रहा था। उसने अचानक से गाड़ी की ब्रेक लगाए और ड्राइविंग सीट से बाहर निकला। अगले ही पल उसने वो वाइन से भरी हुई बोतल नीचे जमीन पर फेंक दी और गुस्से से गुर्राया। पूरी बोतल जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो चुकी थी, लेकिन अखंड का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। अब उसने अपना पैर जोर से गाड़ी पर दे मारा और एक बार फिर से गुस्से से गुर्राने लगा। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, अखंड सिंघानिया तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा, तुम्हारे लिए पागल है वो।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे लिए कमजोर पड़ जाएगा। अखन सिंघानिया कमजोर पड़ने वाले लोगों में से नहीं है। क्या कहा था तुमने कि तुम अपने आप को खत्म कर दोगी? एक बार पहले तुमने मेरे सामने खुद को खत्म करने की कोशिश की थी, और अब अगर तुमने ऐसा कुछ करने का सोचा भी ना, तो इस बार सिर्फ तुम नहीं और बहुत कुछ खत्म होगा। अगर तुम एक बार फिर से मेरे सामने आए हो और मैं फिर भी तुमसे दूर रहूं तो लानत है अखन सिंघानिया पर, तुम्हें तो मैं अपने पास लाकर ही रहूंगा। तुमसे ये एक्सेप्ट करवा कर ही रहूंगा कि तुम मेरी चांद हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी चांद। तुम कोई सनशाइन नहीं बल्कि मेरी मून हो। तुम पर सिर्फ मेरा हक है और तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। यू बिलोंग्स टू मी ओनली। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए उसकी गहरी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। अपने दिल की बातें कहने के बाद उसने आसमान की तरफ देखा। तभी इस वक्त बिजली जोर से चमकी और बादल गरजने लगे और देखते ही देखते बारिश शुरू होने लगी। उसका चेहरा अभी भी ऊपर की तरफ था और अब बारिश की बूंदों में उसका चेहरा भीगने लगा था। उसकी गहरी गहरी सांसों का शोर बारिश के पानी में भी अपनी जगह बना रहा था। सुबह का वक्त। कपूर फैशन हाउस। सनशाइन की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो अपने ऑफिस में आई। कल वो सारा काम यही छोड़कर चली गई थी, लेकिन आज उसे अपना सारा पेंडिंग काम पूरा करना था। अभी तो उसने सारी मॉडल भी फाइनलाइज नहीं की थी और आउटफिट्स डिज़ाइन करना तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। वो जैसे ही अपने ऑफिस में आई, उसकी नज़र उसकी चेयर पर गई जो सामने दरवाजे की तरफ नहीं थी बल्कि दूसरी तरफ घूमी हुई थी। वो अपनी चेयर के पास आए और बड़बड़ा कर बोली, पहले कौन सा मेरी जिंदगी में कुछ ठीक हो रहा है जो अब ये चेयर भी यहाँ पर किसी ने उल्टी रख दी। ये बोलकर जैसे ही उसने उस चेयर को घुमाना चाहा, वो एकदम से हैरान रह गई क्योंकि वो चेयर खाली नहीं थी बल्कि उस पर कोई बैठा था और वो शख्स कोई और नहीं अखन सिंघानिया ही था। अखन को वहां पर देखकर सनशाइन गुस्से से बोली, आप यहाँ? अखन मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा वेट कर रहा था। सनशाइन इरिटेट होते हुए बोली, ओ गॉड, मुझे तो समझ में नहीं आता आप इतने इरिटेटिंग इंसान कैसे हो सकते हैं मिस्टर सिंघानिया। अभी कल रात ही मैंने आपको कितना कुछ सुनाया, आपसे कितनी रिक्वेस्ट की, आपको वार्निंग दे दी, लेकिन आप पर तो किसी बात का असर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अखंड उसकी जगह से उठा और बोला, तुम्हारी सुई हमेशा एक ही बात पर क्यों अटकी रहती है? सनशाइन। उसके मुंह से अपने लिए सनशाइन सुनकर सनशाइन हैरान रह गई। अगले ही पल अखंड ने बोला, मैं तो यहाँ पर बिजनेस के सिलसिले में आया हूँ। हम दोनों एक फैशन शो में कंप्लीट कर रहे हैं। भले ही हम दोनों कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन हमें उस फैशन शो को मिलकर सक्सेसफुल भी बनाना है, जिसके लिए हम दोनों का मिलकर काम करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम दोनों उस फैशन शो में लीड करने वाले लोग हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं तुम्हारे साथ एक मीटिंग करूं। इतने शॉर्ट नोटिस का मीटिंग अरेंज हो नहीं सकती थी, इसलिए मैं बिना मीटिंग शेड्यूल किया ही यहाँ पर आ गया। और वैसे भी अखन सिंघानिया हूँ मैं, अखन सिंघानिया को कोई मना कर ही नहीं सकता। सनशाइन उसका एटीट्यूड देखकर खुद भी एटीट्यूड से बोली, ये गलतफहमी आपको है। सनशाइन उन लोगों में से नहीं जो किसी के स्टैंडर्ड को देखकर उसके साथ काम करें। आपने मीटिंग का शेड्यूल बुक नहीं किया है तो मुझे आपके साथ कोई मीटिंग नहीं करनी, और आइंदा अगर आपको मेरे साथ कोई मीटिंग करनी हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कुछ भी डिस्कशन करना हो तो प्लीज़ अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। वो क्या है ना, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो अपने टाइम को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे और दूसरों के टाइम को कुछ समझे ही ना। अभी उन दोनों के बीच बहस चल ही रही थी कि तभी केबिन का दरवाजा खुला और चारू जल्दी से सनशाइन की तरफ देखते हुए बोली, मैं एक प्रॉब्लम आ गई है। सनशाइन ने गुस्से से चारू की तरफ देखा और बोली, अभी फिलहाल मुझे किसी की कोई बकवास नहीं सुननी है, जाओ यहाँ से। उसकी बात सुनकर चारू हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अखन सनशाइन की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें किसी की बकवास नहीं सुननी है या फिर तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं तुम्हारी टीम जो प्रॉब्लम में फंसी है, अगर मेरे सामने तुम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगी और नाकामयाब हो गई तो तुम्हारा पोपट हो जाएगा। वर्ल्ड फेमस डिजाइनर सनशाइन अखन सिंघानिया से हार गई। उसकी बात सुनकर सनशाइन की नजरें उस पर गहरी हो गई। अगले ही पल वो चारू की तरफ आए और बोली, मुझे अपनी प्रॉब्लम के पास लेकर चलो। चारू ने कुछ नहीं कहा, बस केबिन से बाहर निकल गई और सनशाइन भी उसके पीछे पीछे केबिन से बाहर निकली। केबिन से बाहर आकर जैसे ही वो थोड़ी आगे आए, उसने पलट कर पीछे की तरफ देखा और पीछे पलटते ही उसकी नज़र अखन की नज़रों से जा मिला, जो अपनी पॉकेट में हाथ डाले उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। सनशाइन ने चैलेंजिंग नज़रों से उसे देखा, वही अखन भी डेविल स्माइल के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा था। एपिसोड 17 सेड्यूस करने का टैलेंट। कपूर फैशन हाउस। सनशाइन अखन को चैलेंजिंग नज़रों से देख रही थी और अखन भी सनशाइन को मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त जो मुस्कुराहट थी वो बहुत ही ज़्यादा दिलकश थी।
वो अपनी पॉकेट में हाथ डाले सनशाइन के पीछे पीछे आ रहा था और अब सनशाइन ने अपना चेहरा सामने की तरफ घुमा लिया था। वो मन ही मन बोली, वो मून खत्म हो चुकी है मिस्टर सिंघानिया, जो आपसे डरती थी। अब जो आपके सामने है वो सनशाइन है और सनशाइन ना आपसे डरती है और ना ही किसी और से। ये बोलते हुए अब उसके चेहरे पर भी एक हल्की स्माइल थी। कुछ देर बाद उसके कदम एक रूम के बाहर रुके और उसने उस रूम का दरवाजा खोला। वो एक बहुत बड़ा हॉल रूम था, जहां सामने की तरफ कुछ मिरर लगे हुए थे और उनके सामने कुछ चेयर्स भी रखी थी, जिन चेयर्स पर फिलहाल कुछ मॉडल्स बैठी थी और एक मॉडल वही साइड में खड़ी थी, जिसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। सनशाइन जैसे ही अंदर की तरफ आए, चारू ने वही साइड में रखा हुआ एक आउटफिट उठाया और उस आउटफिट को लेकर सनशाइन के पास आकर बोली, मैडम मैं इन्हें कब से कह रही हूँ कि ये आउटफिट पहन लीजिए, लेकिन ये कह रही है कि इस तरह का आउटफिट ये नहीं पहनती है। आउटफिट बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, ऐसे आउटफिट तो गलियों बाजारों में मिल जाते हैं और ये सिर्फ क्लासी एंड एक्सक्लूसिव आउटफिट ही पहनती हैं। ये बोलते हुए उसने अपने सामने खड़ी एक मॉडल की तरफ देखा जिसका नाम निशा था। सनशाइन हल्का सा मुस्कुराए और उस आउटफिट को अपने हाथों में लेकर हल्का हल्का उस पर अपना हाथ से हिलाने लगी। अभी कुछ दिन पहले ही उसने वो आउटफिट रेडी किया था। उस पर जो मटेरियल लगा था वो ज़्यादा महंगा नहीं था, लेकिन उसका जो डिज़ाइन था वो बड़े बड़े आउटफिट्स को पीछे छोड़ता था और सनशाइन के आउटफिट्स हमेशा से ही यूनिक होते थे। उन्हें महंगा उनका मटेरियल नहीं बल्कि उनके ऊपर लगा सनशाइन के नाम का ब्रांड बनाता था। सनशाइन निशा की तरफ आए और बोली, फेस लुक के लिए तुम इस आउटफिट को नहीं पहनोगी, तुम आज का लुक टेस्ट नहीं दोगी। निशा एटीट्यूड से बोली, मैं ऐसे सस्ते कपड़े नहीं पहनती। निशा मल्होत्रा नाम है मेरा और निशा मल्होत्रा अपने आप में एक ब्रांड है। अगर उसने ऐसा सस्ते कपड़े पहनना शुरू कर दिए तो बाकी की मॉडल और मुझ में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। सनशाइन मुस्कुराए और बोली, तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये सारी मॉडल जिन्होंने मेरे आउटफिट्स पहन रखे हैं वो तुम्हारे स्टैंडर्ड से बहुत लो हैं। तुम्हारा स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई है। निशा अभी भी एटीट्यूड से बोली, ऑफ कोर्स। वही अखंड ये सब देख रहा था। तभी अचानक से सनशाइन बोली, ओके फाइन, मैं तुम्हें एक एक्सक्लूसिव ब्रांड की आउटफिट देती हूँ, देखते हैं उसमें तुम कैसी लगती हो। निशा ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। अगले ही पल सनशाइन ने चारू की तरफ इशारा किया और चारू ने जल्दी से उसे एक आउटफिट ला कर दिया। निशा ने वो आउटफिट अपने हाथ में लिया और तुरंत चेंजिंग रूम में चली गई। अखंड अपनी पॉकेट में हाथ डाले उसके पास आया और बोला, तुम कब से दूसरों की बातें मानने लगी चांद? मेरी बातें तो तुम मानती नहीं थी। आई मीन मेरे साथ तो बहुत लड़ाई करती थी। कितनी कोशिश की थी मैंने तुम्हें तोड़ने की, पर तुमने मुझे भी दिन में तारे दिखा दिए थे, तो इस लड़की से हार मानकर इसे दूसरी ब्रांड का आउटफिट कैसे दे दिया? सनशाइन ने गुस्से वाली नज़रों से उसे देखा और बोली, आप मुझसे डिस्कशन करने के लिए आए हैं ना मिस्टर सिंघानिया? तो बेहतर होगा आप अपने काम से काम रखिए। जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो आपसे डिस्कशन भी करूंगी और आपको आपके सवालों के जवाब भी दूंगी, लेकिन फिलहाल आप अपना मुंह बंद रखिए। अखंड ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, तुम तो ऐसे बात कर रही हो चांद जैसे मैंने यहाँ पर किसी और मॉडल से बात कर ली। मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, किसी और की तरफ तो मैं देखता भी नहीं हूँ। तुम्हें जलन महसूस करने की जरूरत नहीं है। सनशाइन ने अब चौंकते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, सी आपको सच में ऐसा लगता है कि आप अगर किसी मॉडल से बात करेंगे तो मुझे जलन महसूस होगी? वहाँ है आपका मिस्टर सिंघानिया, आप बेशक से दुनिया जहान में कहीं भी किसी के पास भी जाए, आई डोंट गिव अ डैम। अखंड भी इंटेंस स्माइल के साथ बोला, लेट्स सी। तभी सामने चेंजिंग रूम का दरवाजा खुला और निशा बाहर की तरफ आई। इस वक्त उसने एक ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जो एंकल लेंथ थी और साइड में सिल्क था। वो उस ड्रेस में हद से ज़्यादा बेकार लग रही थी। उसके कलर कम्प्लेक्शन के साथ वो ड्रेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और उसकी हाइट और उसके बॉडी शेप के हिसाब से भी वो ड्रेस उस पर फिट नहीं आ रही थी। बैकलेस होने की वजह से उसकी हड्डियां उस ड्रेस में साफ नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बकरी उस ड्रेस में फंस गई हो, लेकिन निशा अपने आप में इतना इतरा रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि वो इस वक्त दुनिया जहान में सबसे खूबसूरत लड़की लग रही है। उसने अपनी कमर पर अपना हाथ रखा और रैंप वॉक करते हुए आगे की तरफ आए, लेकिन अचानक ही उसका पैर डगमगा गया और वो लड़खड़ा गई। सनशाइन जल्दी से उसे संभाला। निशा का एटीट्यूड अभी भी कम नहीं हुआ था। सनशाइन अब उसके सामने खड़ी हुई और उसे ऊपर से नीचे देखने लगी। अखंड भी निशा की तरफ देख रहा था और उसे तो निशा को देखकर हंसी आ रही थी। वो मॉडल कम और जोकर ज्यादा लग रही थी। तभी अचानक से सनशाइन बोली, रिजेक्टेड। निशा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। चारू चौंकते हुए बोली, क्या मतलब मैडम? सनशाइन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, तुम्हें समझ में नहीं आया या फिर तुम चाहती हो मैं दोबारा बोलूं? चारू हैरानी से बोली, मतलब मुझे इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है। सनशाइन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुराए। निशा चिल्लाते हुए बोली, लेकिन क्यों?
मैं इतनी परफेक्ट लग रही हूँ इस ड्रेस में, मेरा फिगर कितना अच्छा लग रहा है, अगर कोई भी मुझे इस ड्रेस में देखेगा तो 1 मिनट में सेड्यूस हो जाएगा और तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो। सनशाइन हंसने लगी और बोली, अब मुझे समझ में आया कि तुम वो ड्रेस क्यों नहीं पहनना चाहती थी, क्योंकि वो ड्रेस तुम्हें पूरी तरह से कवर करती है, जो कि सनशाइन का सिग्नेचर स्टाइल है कि एक ड्रेस जो आपको पूरी तरह से कवर करे उसमें भी आप बेहद खूबसूरत लग सकते हैं। खूबसूरत लगने का मतलब ये नहीं होता कि अपनी बॉडी को बेफिजूल दिखाया जाए, लेकिन तुम्हें तो अपनी बॉडी को रिवील करना था, इसलिए तुम्हें ऐसी ड्रेस चाहिए थी। निशा उसकी बात सुनकर गुस्से से कांपने लगी। सनशाइन एटीट्यूड के साथ बोली, सॉरी बेब्स, मैं मॉडल के कपड़े इस तरह से रेडी करती हूँ कि वो मेरे कपड़ों की खूबसूरती बढ़ाए, ना कि उन्हें पहनकर वो मर्दों को सेड्यूस करें, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम यहाँ से जा सकती हो। निशा गुस्से से बोली, तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो, मैं मुंबई की टॉप मॉडल में से एक हूँ। सनशाइन सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोली, आज से नहीं रहोगी जिसे सनशाइन रिजेक्ट कर दे, वो टॉप मॉडल तो दूर की बात उसके ऑडिशन तक नहीं लिए जाते हैं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेहिसाब गुरूर झलक रहा था। निशा भी एटीट्यूड से बोली, बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हें, मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरे करियर को कैसे स्पॉइल करती ही, मैं तुम्हें अब ये फैशन शो में शो स्टॉपर बनकर दिखाऊंगी, और वो भी तुम्हारी राइवल कंपनी के साथ। उसकी बात पर सनशाइन और अखंड दोनों ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, क्योंकि हर कोई जानता था कि कपूर फैशन हाउस का अगर कोई राइवल है तो वो सिंघानिया फैशन हाउस ही है। तभी अचानक से अखंड बोला, मोस्ट वेलकम बेबी। उसकी बात सुनकर सनशाइन की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। अखंड उसकी तरफ देखते हुए बोला, कब तुम सिंघानिया फैशन हाउस में ऑडिशन देने आओगी और कब तुम्हारा सिलेक्शन होगा? मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे इसी परफॉर्मेंस के बेस पर मैं तुम्हें सेलेक्ट कर लूं। सो यू आर सेलेक्टेड नाउ, कल से तुम सिंघानिया फैशन हाउस आ सकती हो। सनशाइन गुस्से से अपनी मुठियां कस ली। वही निशा के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो तुरंत अखंड के पास आए और उसके सीने पर अपना हाथ रखकर बोली, सही कहा था मुझे सबने कि अगर कोई मेरे टैलेंट को पहचान सकता है तो वो अखंड सिंघानिया ही है। उसकी बात पर अखंड का तो पता नहीं, लेकिन सनशाइन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो तुरंत वहां से जाने लगी, लेकिन फिर जाते जाते अखंड के पास ही रुकी और एक नज़र निशा की तरफ देखते हुए बोली, सच में सही कहा तुमने कि तुम्हारा टैलेंट सिर्फ और सिर्फ अखंड सिंघानिया को ही इम्प्रेस कर सकता है, सेड्यूस करने का टैलेंट। ये बोलते हुए अब उसकी नज़रें अखंड पर आ गई थी। वो अगले ही पाल वहां से चली गई और अखंड के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसे निशा में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो बस अपनी चांद को जलाने के लिए ये सब कर रहा था, क्योंकि लड़कियां वैसे बेशक से माने ना माने कि वो प्यार करती है, लेकिन जलाने में जब उनका चेहरा लाल होता है ना, तब उन्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सनशाइन गुस्से से उस हॉल से बाहर निकली और अपने केबिन की तरफ आई। इस वक्त उसने अपनी मुठियां कसी हुई थी। उससे निशा पर तो नहीं, लेकिन अखंड पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ऐसे कैसे वो उस मॉडल को सिलेक्ट कर सकता था जिसे सनशाइन ने रिजेक्ट कर दिया, और वो भी खासकर उस मॉडल को जिसका काम मॉडलिंग करना नहीं बल्कि लड़कों को सेड्यूस करना हो। वो गुस्से से आकर अपने चेयर पर बैठी और तभी उसके केबिन का दरवाजा खुला। वो चिल्लाते हुए बोली, प्लीज मिस्टर सिंघानिया, अभी मुझे आपकी कोई बकवास। ये बोलते बोलते वो अचानक से चुप हो गई। जब उसकी नज़र सामने की तरफ गई जहां पर अखंड नहीं बल्कि आहिल खड़ा था। आहिल ने जैसे ही सनशाइन की बात सुनी वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। वही सनशाइन भी थोड़ा हड़बड़ा गई थी। उसने जल्दी से अपना लैपटॉप ऑन किया और आहिल से नजरें चुराने लगी। आहिल बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, अखंड सिंघानिया ऑफिस आया हुआ है। सनशाइन जल्दी से बोली, हाँ हाँ वो मिस्टर सिंघानिया। आहिल उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, और उसने तुम्हें परेशान किया? सनशाइन तुरंत बोली, नहीं मुझे परेशान नहीं किया, वो बस मेरी उनसे थोड़ी सी बहस हो गई थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। आहिल गुस्से से बोल, कहाँ है वो, चला गया या फिर यहीं पर है? सनशाइन कोई जवाब देती उससे पहले ही केबिन का दरवाजा एक बार फिर से खुला और अखंड दरवाजे पर खड़ा अपनी पॉकेट में हाथ डाले हुए बोला, मैं कहीं नहीं गया हूँ, यहीं पर हूँ, आखिर तुमसे मिले बिना मैं यहाँ से कैसे ही जा सकता था। आहिल ने जैसे ही अखंड की आवाज़ सुनी उसके चेहरे पर भी गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसने भी पलटकर अखंड की तरफ देखा। वही सनशाइन का गला सूखने लगा था। वो उन दोनों के आमने सामने आने पर भी डर रही थी। अखंड अंदर की तरफ आया। आहिल अखंड की तरफ देखते हुए बोला, मिलना तो मैं भी तुमसे बहुत शिद्दत से चाहता था। अखंड बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, क्यों, इतनी भी क्या बेसब्री थी मुझसे मिलने की? वैसे मैंने सुना है मिलने की बेसब्री तो दो ही चीज़ों में होती है, एक तो बेइंतहा मोहब्बत और दूसरा बेइंतहा नफरत। ये बोलते हुए उसकी नज़रें सनशाइन पर आ गई थी। सनशाइन अपनी जगह से खड़ी हुई और आहिल की तरफ आई। आहिल अखंड की तरफ देखते हुए बोला,
तुमसे मोहब्बत तो मुझे नहीं लगता किसी को हो सकती है, लेकिन हाँ नफरत कईयों को होगी। अखंड हल्का सा मुस्कुराया और बोला, प्यार मोहब्बत तो बड़ी बेगैरत चीज़ है, किसी से भी हो जाती है, आज एक से तो कल दूसरे से और राह चलती इंसान से भी हो जाती है, लेकिन नफरत करने के लिए सामने शख्सियत अखंड सिंघानिया सी चाहिए। और वैसे भी प्यार बिक जाता है लेकिन नफरत कोई खरीद नहीं सकता, और अखंड सिंघानिया को इतने सस्ते शौक नहीं। आहिल गुस्से से उसे घूर रहा था, वो कुछ बोलता उससे पहले ही सनशाइन ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा और बोली, मुझे आपसे कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है आहिल। आहिल हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझे भी यही लगता है शाइन, हमें अकेले में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है, इसलिए बाहर के लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। अखंड जो पहले ही गुस्से से कांप रहा था क्योंकि उसकी नज़रें सनशाइन के हाथ पर थी जो आहिल के सीने पर रखा हुआ था, खुद के लिए बाहर वाला और अकेले में सनशाइन और आहिल को इमेजिन कर ही उसका चेहरा और भी ज़्यादा गुस्से से कांपने लगा। सनशाइन ने उसकी बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो भला अखंड को ऐसे कैसे बाहर जाने के लिए बोल सकती थी, क्योंकि उसे भी अखंड का गुस्सा महसूस हो रहा था, पर यही तो उसका इम्तिहान था। उसने एक गहरी सांस लेकर अपनी सारी हिम्मत बटोरी और अखंड की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया कैन यू प्लीज एक्सक्यूज अस। ये बोलते हुए बेशक से उसने अपनी सारी हिम्मत तो बटोर ली थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने वो सारे पल घूम रहे थे जब अखंड ने उसके लिए पजेसिव होकर लोगों को नुकसान पहुंचा था। वो डर रही थी कि कहीं अखंड आहिल को कोई नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन उसकी सोच के विपरीत अचानक ही अखंड हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वाई नोट, आप लोगों को अकेले में बात करनी है तो जरूर कीजिए, मैं मीटिंग हॉल में आपका इंतजार कर रहा हूँ सनशाइन, आई होप आप डिस्कशन के लिए जरूर आएंगी। ये बोलते हुए उसने एक नज़र सनशाइन को देखा और फिर वापस से अपनी तिरछी नजरें आहिल पर गड़ा दी। आहिल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर रही थी। अखंड कुछ पल उसे यूं ही देखने के बाद वहां से चला गया और उसके जाने के बाद सनशाइन राहत की एक गहरी सांस ली, लेकिन बाहर आते ही अखंड जैसे ही मीटिंग हॉल में आया उसने गुस्से से अपनी मुठियां कस ली और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। उसका पूरा चेहरा कांप रहा था और चेहरे पर पसीना झलक रहा था। आंखें और चेहरा एकदम लाल हो चुका था और अगले ही पल उसकी नज़र सामने टेबल पर रखे हुए पानी की गिलास की तरफ गई। उसने उस पानी के गिलास को अपने हाथ में उठाया और उसे पीने की बजाय अपनी नीचे जमीन पर फेंका और उस गिलास को अपने हाथों में इतनी जोर से कस लिया कि वो गिलास एक पल में चकनाचूर हो गया और सारा कांच अखंड के हाथ में धंसता चला गया। एपिसोड 18 खून ही तो है बह जाने दो। कपूर फैशन हाउस। अखंड इस वक्त मीटिंग हॉल में था और उसके हाथ से खून बह रहा था। जो गिलास उसने अपने हाथ में कसकर दबाया था वो चकनाचूर होकर नीचे जमीन पर गिर चुका था और काफी सारा कांच उसके हाथ में धंस चुका था, जिसकी वजह से उसके हाथ से तेजी से खून बह रहा था। लेकिन उसे तो जैसे कोई दर्द हो ही नहीं रहा था। दर्द तो इस वक्त उसे अपने दिल में महसूस हो रहा था, क्योंकि जब उसने सनशाइन का हाथ आहिल के सीने पर देखा तो वो उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन वो सनशाइन पर अपना गुस्सा या फिर अपना अग्रेशन जाहिर नहीं करना चाहता था, क्योंकि जानता था कि सनशाइन ही मून है और वो अपनी मून को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। वहीं दूसरी तरफ सनशाइन इस वक्त आहिल के साथ थी। आहिल सनशाइन की तरफ देखते हुए बोला, तुम उस अखंड के पास कोई डिस्कशन करने के लिए नहीं जाओगी। सनशाइन तुरंत बोली, मैं ऐसे कैसे उन्हें इग्नोर कर सकती हूँ आहिल, मुझे उनके पास जाना ही होगा, बट डोंट वरी, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। आप परेशान मत हो। हाँ माना मैं अपनी हिम्मत हार गई थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ आहिल। बेशक से कुछ भी हो जाए, मैं मिस्टर सिंघानिया से ना ही हारूंगी और ना ही उनसे डरूंगी और ना ही उन्हें अपने करीब आने दूंगी। आप प्लीज इस बात की फिक्र मत कीजिए। आहिल ने उसके कंधों पर अपना हाथ रखा और बोला, कैसे फिक्र ना करूं मैं तुम्हारी शाइन। तुम जानती हो हर एक पल मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, कहीं वो अखंड तुम्हें तकलीफ ना पहुंचा दे। ये बात मुझे चैन से जीने नहीं देती और तुम कहती हो कि मैं तुम्हारी फिक्र ना करूं। सनशाइन हल्का सा मुस्कुराए और बोली, मैं जानती हूँ आप मेरी वजह से परेशान रहते हैं, लेकिन आई एम सो सॉरी आहिल, मेरे पास भी इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं मिस्टर सिंघानिया को फेस करना चाहती थी, इसीलिए यहाँ पर आई हूँ, और अगर अब मैंने कोई फैसला लिया है तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरा उस फैसले में साथ दें। आहिल ने तुरंत उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बड़े ही प्यार से बोला, मेरा साथ हमेशा तुम्हारे साथ है शाइन, तुम कुछ भी करोगी उसमें तुम्हें मेरा सपोर्ट हमेशा मिलेगा। लेकिन एक बात तुम भी कान खोल कर सुन लो कि अगर उस अखंड ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। लोग डरते होंगे उससे, लेकिन ये आहिल कपूर ना आज तक किसी से डरा है और ना ही डरेगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे की एक्सप्रेशन भी काफी सर्द हो गए थे और सनशाइन को ऐसा लग रहा था जैसे वो अखंड और आहिल में अब फंस रही है। वो आहिल को खोना नहीं चाहती थी और अखंड उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था।
वो अपने केबिन से बाहर निकली और मीटिंग हॉल की तरफ आई, जहां पर अखंड उसका इंतजार कर रहा था। आते ही उसकी नजरें अखंड पर गई जो सामने चेयर पर बैठा था। वो जाकर अपनी हेड चेयर पर बैठी और अखंड की तरफ देखते हुए बोली, बताएं मिस्टर सिंघानिया, आपको मेरे साथ क्या डिस्कस करना है। अखंड ने अपनी चेयर हल्की सी पीछे की और अपनी चेयर पर पीठ लगाकर सर पीछे की तरफ करते हुए उसे अपनी इंटेंस नजरों से देखने लगा। उसकी नजरें खुद पर महसूस कर सनशाइन को थोड़ा अजीब सा लगने लगा, लेकिन उसने अपना चेहरा हल्का सा झुकाया हुआ था ताकि उसे अखंड की नजरों का सामना करना ही ना पड़े। उसने सामने अपना लैपटॉप ऑन किया और बोली, जहां तक मैं देख पा रही हूँ, इवेंट में अभी काफी दिन है और अगर देखा जाए तो हम दोनों एक दूसरे के राइवल हैं। ऐसे में हमारा एक दूसरे के साथ काम करना तो पॉसिबल ही नहीं और आपको बार बार मुझसे डिस्कशन करने आने की जरूरत नहीं है। ये कंपटीशन है, एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं जिस पर दो कंपनियां मिलकर काम करें। ये बात कहकर उसने अपना लैपटॉप ऑफ कर दिया। उसे अखंड के जवाब का इंतजार था, लेकिन अखंड ने कोई जवाब दिया ही नहीं। सनशाइन अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगी। अभी भी वो अखंड की तरफ नहीं देख रही थी, जबकि अखंड अभी भी चेयर पर सिर टिकाए उसे अपनी इंटेंस नजरों से देख रहा था। उसकी पलकें झपक तक नहीं रही थी। जब काफी देर अखंड ने कुछ नहीं कहा तो अब सनशाइन ने अपनी नजरें उठाए और अखंड की तरफ देखकर गुस्से से बोली, अगर आपको कुछ कहना नहीं है तो आप यहाँ से जा। ये बोलते बोलते वो अचानक से चुप हो गई थी, क्योंकि उसकी नज़र सामने अखंड की तरफ गई और अगले ही पल टेबल पर रखे हुए उसके हाथ पर, जो एकदम खून से सना हुआ था। खून अभी तक बह रहा था और नीचे पूरी जमीन भी खून से एकदम लाल हो चुकी थी। वो तुरंत बोली, ये क्या हुआ आपको मिस्टर सिंघानिया। ये बोलते हुए वो अपनी जगह से उठकर अखंड के पास आ गई थी। उसने अखंड की कलाई को अपने हाथ में पकड़ा और उसे अच्छे से देखने लगी। उसके हाथ से खून बहता देख उसे ऐसा लगा जैसे उसका खुद का खून बह रहा हो। उसके हाथ पर धंसा हुआ कांच भी साफ दिखाई दे रहा था और वो कांच उसे दर्द देने लगा। वो एक पल में तड़प उठी थी। बातें वो करती थी अखंड को इग्नोर करने की, उससे दूर रहने की, लेकिन उसकी चोट पर वो अंदर ही अंदर किस तरह से बेचैन होती थी ये सिर्फ वही जानती थी। उसने जल्दी से वहां रखा अपना रुमाल लिया और पूरा पानी से गिला किया। अखंड की इंटेंस नजरें अभी भी सनशाइन पर थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। सनशाइन ने अपने रुमाल से उसकी चोट साफ करनी शुरू की, लेकिन जितना वो उसकी चोट को साफ करती खून उतना ही ज्यादा और निकल रहा था। वो परेशान होते हुए बोली, हमें इस पर बैंडेज करनी होगी, हमें डॉक्टर के पास चलना होगा मिस्टर सिंघानिया, प्लीज आप मेरे साथ चलिए। ये बोलकर उसने किसी तरह वो रुमाल अखंड के हाथ पर बांध दिया था। अखंड ने अपना हाथ उससे खींचा और बोला, कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की, खून ही तो है, बह जाने दो, इतनी आसानी से मौत तो आएगी नहीं मुझे। उसकी बात सुनकर सनशाइन गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, चुप, बिल्कुल चुप। आप समझते क्या है खुद को? कभी मुझे फिजिकल टॉर्चर कर रहे हैं तो कभी मुझे मेंटली परेशान कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप इस तरह की चोट अपने हाथ पर लगाएंगे तो मैं आपसे कहूंगी कि मैं आपकी चांद हूँ? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरे अंदर इंसानियत जिंदा है और मैं किसी को दर्द में नहीं देख सकती, इसलिए आपको मेरे साथ चलना ही होगा और अगर आप मेरे साथ नहीं जाएंगे तो मैं डॉक्टर को यहाँ बुला लूंगी। लेकिन अगर मेरी कंपनी में आपको चोट लगी है तो उसका ट्रीटमेंट तो मैं करवा कर ही रहूंगी। अखंड उसके गुस्से को देखकर मुस्कुराया और बोला, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, अगर प्यार से कहोगी तो चल लूंगा। गुस्सा तो तुम जानती हो मैं किसी के बाप का नहीं बर्दाश्त करता। उसकी बात सुनकर सनशाइन कुछ पल उसकी तरफ देखती रह गई। इंसान दर्द में भी हो, लेकिन फिर भी उसका एटीट्यूड ना जाए, उस इंसान को अखंड सिंघानिया कहा जा सकता था। वो फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोली, ओके फाइन, मैं बिल्कुल आराम से बोल रही हूँ आपसे, प्लीज आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए, आपके हाथ का ट्रीटमेंट करवाना बहुत जरूरी है क्योंकि चोट बहुत ज्यादा गहरी है। उसकी बात सुनकर अखंड मुस्कुराया। वो अपनी जगह से उठा और अगले ही पल उसने अपना हाथ सनशाइन के गाल पर रख दिया। सनशाइन एकदम से चौंक गई। अखंड उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं जानता हूँ मेरी चांद मुझसे बेशक से नाराज क्यों ना हो, लेकिन वो मुझे तकलीफ में नहीं देख सकती। मेरा दर्द उसे अपना दर्द लगता है। अब तो तुम बेशक से मुझे अपने साथ कहीं भी ले चलो, मैं चलने को तैयार हूँ। ये बोलकर वो एक बार फिर से मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में इस वक्त एक तकलीफ झलक रही थी। सनशाइन का हाथ आहिल के सीने पर अभी भी जैसे उसकी आंखों के सामने घूम रहा था और उसका मन कर रहा था वो आहिल की जान ले ले, लेकिन उसने अपने अग्रेशन को अपने अंदर दबाया हुआ था, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर जल रहा था, घुट रहा था, तड़प रहा था। सनशाइन ने उसकी बात सुनकर कुछ रिएक्ट नहीं किया और तुरंत केबिन से बाहर निकली। अखंड भी उसके पीछे पीछे केबिन से बाहर आया और दोनों गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए।
कुछ देर बाद सिटी हॉस्पिटल। अखंड बेड पर बैठा हुआ था और डॉक्टर उसके हाथ का ट्रीटमेंट कर रहे थे और सामने ही सनशाइन खड़ी थी, जिसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। जब जब डॉक्टर डेटॉल से या फिर अखंड के हाथ पर कुछ भी एंटीसेप्टिक लगाते तो अखंड को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सनशाइन के मुंह से आह निकल जाती, उसका दिल बेचैन हो उठता और वो अपनी मुठ्ठियां कस लेती या फिर अपना चेहरा घूम लेती। उसे यूं देखकर अखंड मुस्कुरा रहा था। डॉक्टर अखंड की तरफ देखते हुए बोले, आपके हाथ पर पहले भी गहरे घाव है और सारे घाव कांच के लग रहे हैं। अगर आप जानबूझकर गिलास या फिर कांच की चीज अपने हाथ में तोड़ रहे हैं तो आप प्लीज ये सब करना बंद कर दीजिए, वरना आपका पूरा हाथ डैमेज हो जाएगा। अखंड ने सनशाइन की तरफ इशारा किया और बोला, ये बात आप मुझे नहीं इन्हें समझाए, यही तो है जो मुझे मजबूर करती है कि मैं खुद को चोट पहुंचाऊं। उसकी बात पर सनशाइन ने उसे घूर कर देखा। वो तुरंत उसके सामने आकर खड़ी हुई और गुस्से से बोली, ओह रियली? मैंने आपको कब मजबूर किया कि आप मेरी वजह से अपने हाथ पर चोट पहुंचाए? मजबूर करने वाले तो आप हैं मिस्टर सिंघानिया, जो लोगों को उनकी जान। ये बोलते बोलते वो अचानक से रुक गई क्योंकि इस वक्त रूम का दरवाजा खुला था और सनशाइन ने दरवाजे की तरफ अपना चेहरा घुमाकर देखा। सामने दरवाजे पर रिद्धि और कृतिका जी खड़ी थी। रिद्धि को देखकर सनशाइन एकदम से फ्रीज हो गई। अगले ही पल उसे वो सब कुछ याद आ गया जो रिद्धि ने उसके साथ किया था और गुस्से से उसने अपनी मुठ्ठियां कस ली। वही रिद्धि और कृतिका जी भागते हुए अंदर की तरफ आई। कृतिका जी अखंड की तरफ देख रही थी और रिद्धि की नजरें सनशाइन पर थी। उसने सनशाइन की तरफ देखते हुए कहा, मून। ये बोलते हुए वो हल्का सा मुस्कुराई। सनशाइन का चेहरा गुस्से से और भी ज्यादा लाल होने लगा। आगे जारी है। एपिसोड 19 तुम कहो तो मसाज दे दूं। सिटी हॉस्पिटल। अखंड बेड पर बैठा अपनी ड्रेसिंग करवा रहा था और अचानक ही उसके और सनशाइन के बीच बहस होने लगी थी। तभी कृतिका जी एक लड़की के साथ अंदर आई। वो लड़की को देखकर सनशाइन ने मन ही मन कहा, रिद्धि। वो लड़की भी सनशाइन के बिल्कुल पास आए और उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मून। बोलकर वो उसके हाथ को छूने लगी, लेकिन तभी सनशाइन ने अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लिया और, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब कोई मेरी इजाजत के बिना मुझे हाथ लगाए। ये बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। रिद्धि को अपने सामने देखते ही उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसका मन करने लगा था कि रिद्धि का गला दबा दे, लेकिन तभी कृतिका जी उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मून तुम। उनके मुंह से अपना नाम सुनकर सनशाइन के एक्सप्रेशंस थोड़े चेंज हो गए। उसने गुस्से में कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो कृतिका जी का सामना करे क्योंकि वो उसे कमजोर कर सकती थी। उसके साथ जो कुछ भी हुआ कृतिका जी का उसमें कोई दोष नहीं था। कृतिका जी ने तो हमेशा उसे सपोर्ट करने की कोशिश की थी, हमेशा अखंड से बचाने की कोशिश की थी। वही कृतिका जी के साथ ही लड़की सनशाइन की तरफ देखते हुए बोली, तुम ठीक हो ना? सनशाइन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, चोट तुम्हारे भाई को लगी है, मुझसे नहीं बेहतर होगा अगर तुम्हें किसी का हाल चाल पूछना है तो अपने भाई का हाल चाल पूछो। अखंड सनशाइन की तरफ देख रहा था। उसका गुस्सा जायज था, लेकिन वो अचानक ही बोला, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। सनशाइन को अखंड की बात पर और भी ज्यादा गुस्सा आया। इतना वक्त हो गया था लेकिन अभी भी अखंड की आंखों से उसकी बहन के प्यार की पट्टी नहीं हटी थी। रिद्धि ने क्या कुछ नहीं किया था अखंड और मून को अलग करने के लिए। पता नहीं क्यों वो मून को हर बार अपने जाल में फंसा लेती थी, हर बार अखंड के सामने मून को गलत साबित कर लेती थी। लेकिन उस वक्त मून कमजोर थी जो कर कुछ कर नहीं पाए, लेकिन अब जो अखंड के सामने थी वो मून नहीं सनशाइन थी। वो गुस्से से बोली, अगर आपको इतना ही गुस्सा आ रहा है मिस्टर सिंघानिया तो आप अपनी बहन से कहिए कि वो मुझे मेरी परमिशन के बिना टच न करें। अखंड उसकी तरफ देखकर बिना एक्सप्रेशन के बोला, तुम उसे गलत समझ रही हो। सनशाइन व्यंग्य से मुस्कुराए और बोली, ऑफकोर्स मैं बहुत लोगों को गलत समझती हूँ, ये आदत मेरी थोड़ी पुरानी है मिस्टर सिंघानिया। खैर, आपका परिवार आ गया है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ये बोलकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी अखंड ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोला, मुझे तुमसे अकेले में कोई बात करनी है। सनशाइन तुरंत उससे अपना हाथ छुड़ाया और बोली, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, और आइंदा आप भी मुझे बिना मेरी इजाजत के हाथ मत लगाएगा। आप भी गैर ही हैं, खुद को मेरे ज्यादा क्लोज समझने की गलतफहमी में मत रहिएगा। ये बोलकर वो तुरंत वहां से बाहर की तरफ चली गई। अखंड ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। वो सनशाइन से बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता था, लेकिन सनशाइन उसकी बात सुनने के लिए तैयारी नहीं थी। वहीं अचानक ही वो लड़की जो कृतिका के साथ आई थी वो बोली, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत सनशाइन के पीछे पीछे वार्ड से बाहर निकली और बाहर आकर कॉरिडोर में उसे ढूंढने लगी। काफी दूर उसे सनशाइन हॉस्पिटल से बाहर जाती हुई दिखाई दी तो वो जोर से चिल्लाई, मून।
उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मून ने तुरंत पलट कर पीछे की तरफ देखा। उस लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट तैयार गई। अगर सनशाइन मून नहीं होती तो वो कभी इस तरह से पलटकर नहीं देखती। वो भागते हुए उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सनशाइन गुस्से से बोली, तुम्हारी पूरी फैमिली की प्रॉब्लम क्या है? कभी मिस्टर सिंघानिया को मुझसे कुछ कहना होता है तो कभी तुम्हें कुछ कहना है। तुम सब लोग एक काम क्यों नहीं करते? मेरे साथ एक मीटिंग फिक्स कर लो और तुम सब लोगों को जो कहना ना एक ही बार में कहकर मेरा पीछा छोड़ दो। मैं परेशान आ गई हूँ तुम लोगों से। वो लड़की थोड़ा सहमी हुई आवाज में बोली, तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हारा डाउट दूर करना चाहती हूँ। सनशाइन ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोका और बोली, ओ प्लीज, बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं जो तुम मेरा डाउट दूर करना चाहती हो। अपना डाउट अपने पास रखो और अपनी ये नौटंकी भी। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम्हारी नौटंकी को। वो लड़की तुरंत बोली, अगर तुम मून नहीं हो तो मेरी नौटंकी को कैसे जानती हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं कोई नौटंकी कर रही हूँ? तुम मुझसे पहली बार मिल रही हो, मेरे बारे में कुछ जानती भी नहीं और मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हारे मिस्टर सिंघानिया की बहन हूँ। उन्होंने तो तुम्हारे सामने मुझे अपनी बहन कहा ही नहीं और न ही मैंने उन्हें अपना भाई कहा, तो तुम्हें कैसे पता हम दोनों भाई बहन हैं? उसका सवाल सुनकर सनशाइन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके एक्सप्रेशन चेंज होते देख वो लड़की मुस्कुराई और बोली, प्लीज मेरी बात सुन लो। सनशाइन हड़बड़ा कर बोली, बिल्कुल भी नहीं, न मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी, न तुम्हारी शक्ल देखनी है, न ही तुम्हारे भाई को फेस करना है। उनके साथ मैं एक इवेंट कर रही हूँ, वो इवेंट खत्म होते ही मैं उनका अपनी कंपनी में आना भी बंद करवा दूंगी और तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। ये बोलकर सनशाइन वहां से चली गई और वो लड़की बस उसकी तरफ देखती रह गई। वो लड़की सनशाइन को जाते देख बोली, काश तुम मेरी बात सुन लेती मून, तो बहुत सारी चीज़ अभी सॉल्व हो जाती, बहुत सारी चीज़ ठीक हो जाती, बहुत सारी नाराजगी दूर हो जाती और दो लोग जो एक दूसरे को प्यार करते हैं उनकी दूरियां खत्म हो जाती। वहीं दूसरी तरफ सनशाइन हॉस्पिटल से बाहर निकली और इस वक्त उसका चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो चुका था। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है कि एक बार तुम फिर से मुझे पागल बना लोगी, फिर से मेरे साथ खेल खेलोगी? रिद्धि, तुम्हें मैं बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। आज से 3 साल पहले तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। तुम वो लड़की हो जिसकी वजह से मुझे जीने से आसान मारना लगा था। तुम्हारी बात सुनना तो दूर, मैं तुम्हारी शक्ल भी ना देखूं। ये बोलते हुए वो गहरी गहरी सांस ले रही थी। न सिर्फ अखंड बल्कि रिद्धि को देखकर भी उसे पैनिक अटैक जैसा फील हो रहा था। वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठी और वहां से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ कृतिका जी अखंड की तरफ देखते हुए बोली, अब तो मेरे साथ सिंघानिया मेंशन चलो, तुम्हारे हाथ में इतनी सारी चोट लगी है, तुम अपना ख्याल कैसे रखोगे? अखंड अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, उसकी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। अखंड सिंघानिया अपना ख्याल खुद रख सकता है और अब तो उसकी चांद उसका ख्याल रखने के लिए आ गई है, तो उसे और किसी की जरूरत ही नहीं। कृतिका जी तुरंत बोली, लेकिन वो तुमसे नाराज है, तुमने देखा ना, वो तुमसे ढंग से बात तक नहीं कर रही थी, उसने तो। इसके आगे वो कुछ बोलती उससे पहले ही अखंड बोला, ये आपको लगता है, अगर आप मेरे नजरिए से देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि वो आज भी मुझसे कितना प्यार करती है। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती तो मुझे हॉस्पिटल नहीं लेकर आती, मेरी चोट पर तकलीफ उसे नहीं होती। वो मुझसे प्यार तो बहुत करती है, बस मुझसे नाराज है और मुझे उसकी नाराजगी खत्म करनी है। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठा और वहां से जाने लगा। कृतिका जी उसे जाते देख बोली, क्या मैं एक कोशिश करूं? क्या मैं मून से बात करूं, उसे मनाने की कोशिश? उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही अखंड ने गुस्से से उनकी तरफ देखा और बोला, खबरदार, अगर आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश भी की तो बेहतर होगा आप मेरे मामले में इंटरफेयर ना करें और ये बात आप सिंघानिया मेंशन के बाकी लोगों को भी समझा दीजिएगा। ये बोलते हुए उसकी नज़र दरवाजे पर खड़ी हुई उस लड़की पर थी जो अभी अभी सनशाइन को मनाने की कोशिश कर रही थी। वो लड़की कोई और नहीं, सिद्धि थी। हाँ, वो रिद्धि जैसी दिखती थी, देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो रिद्धि ही है, लेकिन वो रिद्धि नहीं, वो सिद्धि थी, रिद्धि की जुड़वा बहन। अखंड के मॉम डैड कृतिका जी और एकांश जी ने 2 जुड़वा लड़कियों को गोद लिया था, जिनमें से एक रिद्धि थी और एक सिद्धि। रिद्धि वो जिसने अखंड और मून की जिंदगी में जहर घोलने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी और सिद्धि वो थी जो रिद्धि से बिल्कुल उल्ट थी, लेकिन वो उस वक्त सिंघानिया मेंशन में नहीं थी जब अखंड और मून की शादी हुई थी। अखंड अब तुरंत वहां से चला गया और कृतिका जी ने सिद्ध की तरफ देखते हुए कहा, तुमने मून से बात की क्या? सिद्धि आगे की तरफ आए और अपना सरना में हिलाकर बोली, मैंने बात करने की कोशिश तो की थी मॉम, लेकिन मून तो मेरी बात सुनने के मूड में ही नहीं थी।
अब हम उसे कैसे बताएंगे कि सच्चाई क्या है? वो भाई को और मुझे गलत समझ रही है। कृतिका जी हताश होते हुए बोली, हम कुछ नहीं कर सकते हैं सिद्धि, तुमने देखा ना अखंड ने किस तरह से वार्निंग दी है हमें। अगर हमने कुछ किया तो वो बहुत नाराज हो जाएगा और उसकी नाराजगी हम संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए बेहतर होगा हम कुछ वक्त इंतजार करें। कृतिका जी की बात सुनकर सिद्धि को भी यही सही लगा। वहीं अखंड अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उसने अपने हाथ की तरफ देखा। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, बाकी तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी एक कमजोरी मेरे हाथ लग चुकी है चांद, और वो हूं मैं खुद। मतलब अगर मैं खुद को तकलीफ पहुंच जाऊंगा तो तुम मेरे पास भागी चली आओगी। अब तुम्हें अपने पास बुलाने का एक तरीका तो मैं समझ चुका हूं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर मिस्टीरियस एक्सप्रेशंस आ गए थे। वहीं दूसरी तरफ सनशाइन कपूर मेंशन पहुंच चुकी थी। जैसे ही वो अंदर एंटर हुई उसकी नज़र सामने हॉल में टहल रहे आहिल पर गई, जिसके कान से फ़ोन लगा हुआ था, लेकिन वो उस फ़ोन को बार बार अपने हाथ में ले रहा था। शायद वो किसी को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा था और सनशाइन बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि आहिल किसे फ़ोन कर रहा है। वो किसी और को नहीं बल्कि सनशाइन को ही कॉल कर रहा था। सनशाइन के कदमों की आवाज़ जैसे ही आहिल को सुनाई दी उसने दरवाजे की तरफ देखा। सनशाइन को अपने सामने देखकर सबसे पहले तो उसने राहत की एक गहरी सांस ली। उसे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। सनशाइन आगे की तरफ आए और आहिल भी उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने सनशाइन को कंधों से पकड़ा और बोला, कहाँ थी तुम? तुम्हें पता मैंने तुम्हें कितने फ़ोन किए? कम से कम तुम मेरा फ़ोन तो पिक कर लेती, मुझे बता तो देती कि तुम ठीक हो। मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। सनशाइन तुरंत बोली, वो मैं गाड़ी चला रही थी। और आहिल उसे बीच में ही टोकते हुए बोला, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे कोई सफाई नहीं चाहिए सनशाइन। तुम ठीक हो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे फिक्र होती है तुम्हारी, इसीलिए कभी कभी थोड़ा पेशेंस खो देता हूँ, लेकिन आई अंडरस्टैंड यू। ये बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराया तो सनशाइन भी मुस्कुराई। आहिल अब उसे देखते हुए बोला, अब जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाना लगवाता हूँ। रात काफ़ी हो चुकी है, तुम खाना खाकर रेस्ट करना, सुबह से इधर उधर दौड़ रही हो। सनशाइन मुस्कुराते हुए बोली, मेरे पैर सच में बहुत दर्द कर रहे हैं। आहिल तुरंत बोला, तुम कहो तो मसाज दे दूं। सनशाइन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने रूम की तरफ बढ़ गई। आहिल हल्का सा मुस्कुराया और उसने जल्दी से सर्वेंट को खाना लगाने के लिए बोला। कुछ ही देर में सर्वेंट ने खाना सर्व किया और आहिल सनशाइन का इंतजार करते हुए अब अपनी जगह से उठा और सनशाइन के रूम की तरफ आया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसकी नज़र सामने बेड पर गई जहां पर सनशाइन सो रही थी। उसने अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे, फ्रेश होना तो दूर की बात, उसने अपने फुटवियर तक नहीं उतरे थे। उसे देखकर आहिल ने अपना सरना में हिलाया और बोला, ये लड़की जब तक पूरी तरह टायर्ड नहीं हो जाती तब तक मानती नहीं, और फिर बिना खाए पिए ही सो जाएगी। अब इसे उठाऊंगा तो बाद में इसे नींद नहीं आएगी। ये बोलते हुए वो उसके पास आ गया था। उसने सनशाइन को हल्का सा अपनी गोद से ऊपर की तरफ खींचा और फिर उसे तकिए पर आराम से सुलाया। सनशाइन की नींद हल्की सी खुली, उसने हल्की सी करवट ली तो आहिल ने जल्दी से उसके बालों को सहलाना शुरू किया। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और सनशाइन गहरी नींद में सोई हुई थी। वो यूं ही काफी देर तक सनशाइन के बालों को सहलाता रहा और फिर वहां से उठकर जाने लगा, लेकिन तभी अचानक से सनशाइन का फोन बजा। आहिल ने तुरंत उसका फोन उसके पास से निकाला और चेक किया तो उस पर अखंड का कॉल आ रहा था, वो भी वीडियो कॉल। आहिल ने जल्दी से उसका कॉल डिस्कनेक्ट किया और फोन साइलेंट पर कर दिया। वहीं अखंड को जैसे ही अपनी कॉल रिजेक्ट शो हुई उसके चेहरे पर हल्का गुस्सा झलकने लगा, लेकिन खुद को शांत करते हुए उसने दोबारा कॉल लगाया, पर इस बार ना ही सामने से कॉल रिजेक्ट हुई और ना ही किसी ने फ़ोन रिसीव किया। अखंड का गुस्सा बढ़ने लगा और अब अखंड से उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था, लेकिन वो फिर भी गहरी गहरी सांस लेते हुए अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने एक बार फिर से कॉल किया और इस बार सामने से कॉल रिसीव हुआ। आहिल गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, एक बार तुम्हारा कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया तो तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? सामने वाला तुमसे बात नहीं करना चाहता तो क्यों बार बार फोन कर रहे हो? तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। कितनी बार कह दिया कि सनशाइन तुम्हारी मूड नहीं है, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता। अब अगर तुमने सनशाइन को कॉल किया ना तो अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर आहिल ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और वहीं अखंड का चेहरा अब गुस्से से कांपने लगा। उसका हाथ जिसमें उसने फ़ोन पकड़ा हुआ था वो हद से ज़्यादा कांप रहा था और नसें ऊपर तक उभर रही थी। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मेरा फ़ोन डिस्कनेक्ट कर, तुम रात के 11 बजे आहिल के साथ हो चांद। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर न सिर्फ गुस्सा बल्कि तकलीफ भी झलक रही थी। वो तुरंत सोफे से उठा और अगले ही पल वो अपने रूम से बाहर निकल गया। एपिसोड 20 सनशाइन स्लैप्स अक।
अखंड इस वक्त अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उसकी गाड़ी कपूर मेंशन के रास्ते में थी। जब उसने आहिल को सनशाइन का फ़ोन उठाते देखा तो उसे हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और रास्ते में आते आते उसने वाइन की बोतल भी खाली कर दी थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा और उसकी आंखें भी लाल दिखाई दे रही थी। नशा उसके सिर पर चढ़ रहा था और गुस्से से वो नशा और भी ज़्यादा खतरनाक हो चुका था। कुछ ही देर बाद उसकी गाड़ी कपूर मेंशन के बैक साइड के गेट पर आकर रुकी और वो दरवाजे से अंदर आया। दरवाजा खुला नहीं था, इसीलिए वो साइड वाली दीवार फांद कर अंदर आया था। वहीं दूसरी तरफ सनशाइन अपने रूम में आराम से सो रही थी। आहिल अपने कमरे में वापस जा चुका था। तभी उसके रूम की बालकनी का दरवाजा हल्का सा नॉक हुआ। सनशाइन गहरी नींद में थी, इसीलिए उसे नॉक होने की आवाज़ नहीं आई, पर अब वो दरवाजा थोड़ा ज़्यादा जोर से बजने लगा तो सनशाइन की आंख खुली और वो अपने बेड पर उठकर बैठी। जैसे ही उसने दरवाजा बजने की आवाज़ सुनी, उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसे डर लगने लगा था, लेकिन एक गहरी सांस लेकर उसने हिम्मत की और बालकनी की तरफ आई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और बाहर की तरफ चेक करने लगी कि कौन है, उसे कोई दिखाई ही नहीं दिया। वो खुद से ही बोली, ये मेरा वहम तो नहीं हो सकता। कोई ना कोई तो यहाँ पर जरूर था जिसने दरवाजा बजाया था, लेकिन कौन ये? बोलते हुए वो बाहर की तरफ देख रही थी, जहाँ पर उसे बैकयार्ड का एरिया नजर आ रहा था। दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं दिया तो वो वापस बालकनी का दरवाजा बंद कर अंदर की तरफ आए और अंदर आते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि सामने अखंड बेड पर आकर लेट चुका था। उसने अपनी कोहनी को मैट्रेस पर लगाया हुआ था और अपने हाथ पर अपना सर रखा हुआ था और उसकी इंटेंस नजरें सनशाइन पर थी। सनशाइन गुस्से से बोली, आप यहाँ मिस्टर सिंघानिया? अखंड हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं यहाँ हैरान हो रही हो या खुश? सनशाइन गुस्से से बोली, ना, मैं हैरान हो रही हूँ क्योंकि आपकी बदतमीजी और बेशर्मी की तो अब तक मुझे आदत हो चुकी है और खुश होने का तो सवाल ही नहीं बनता। मुझे सिर्फ और सिर्फ गुस्सा आ रहा है। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरे रूम में आने की? आप समझते क्या है खुद को? जब मर्जी मुंह उठाकर मेरे रूम में चले आएंगे और मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी। दफ़ा हो जाए यहाँ से, वरना मुझे शोर मचाना पड़ेगा और आप भी जानते हैं कि जब मैं शोर मचाऊंगी तो यहाँ पर कौन कौन आएगा। बेशक से आपकी पावर कहीं भी चलती होगी, लेकिन कपूर मेंशन में आपकी पावर नहीं चलती। यहाँ के गार्ड्स धक्के मारकर आपको यहाँ से बाहर निकालेंगे। अखंड चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। वो मुस्कुराया और सनशाइन के पास आने लगा। सनशाइन अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगी और देखते ही देखते वो बालकनी के दरवाजे से जा लगी। अखंड के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। उसने अपने दोनों हाथ सनशाइन के आसपास रखे और फिर उसके चेहरे पर झुककर बोला, बुलाओ गार्ड्स को, मैं भी देखूं कि किसमें इतनी हिम्मत जो मुझे धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालेगा। अगर एक एक की कब्र नहीं खोद दी तो मैं भी अखंड सिंघानिया नहीं। उसकी बात सुनकर सनशाइन हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अगले ही पल उसने जोर से अखंड को धक्का दिया और बोली, आपने ड्रिंक की हुई है? अखंड मुस्कुराया और बोला, मुझे गुस्सा आ रहा था। तुम्हें पता है, जब से तुम वापस आए हो तब से मैंने सोच लिया था कि मैं ड्रिंक नहीं करूंगा, इसलिए मैंने अपने घर में रखी सारी बोतल बाहर फिंकवा दी थी, लेकिन आज मुझे ड्रिंक करनी पड़ी। सनशाइन गुस्से से बोली, आपको ड्रिंक करनी है या नहीं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है मिस्टर सिंघानिया। आप प्लीज यहाँ से चले जाए। अखंड हंसा और बोला, अभी तो तुम मुझे गुस्से से बोल रही थी और अब रिक्वेस्ट करने लगी। ये बोलते हुए वो और भी ज्यादा सनशाइन पर झुका तो सनशाइन ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अखंड ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसके गर्दन पर झुककर बिल्कुल उसके कान के पास आकर बोला, तुम्हें पता है मैंने ड्रिंक क्यों की और मैं यहाँ पर क्यों आया? सनशाइन की सांसें गहरी हो चली थी और उन गहरी सांसों का शोर अखंड को साफ सुनाई दे रहा था। उसने हल्की सी अपनी नज़र घुमाकर अखंड की तरफ देखा और उसकी आंखों में सवालिया एक्सप्रेशंस देखकर अखंड मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें फ़ोन किया था और तुम्हारा फ़ोन आहिल ने उठाया था। अब तुम ही बताओ, एक पति को कैसा लगेगा जब उसकी पत्नी रात को तकरीबन 11 बजे किसी और के साथ होगी? अगर मेरी जगह तुम होती तो क्या खुद को रोक पाती? मैं जानता हूँ तुम्हें मेरे एग्रेसिव नेचर से प्रॉब्लम है, तुम्हें मुझ पर गुस्सा आता है। मेरी हरकतें ही ऐसी थी कि गुस्सा क्या, अगर तुम तो मेरी जान भी ले लो वो भी कम होगा। जो सब मैंने किया था वो इंसानों की कैटेगरी में तो आता ही नहीं, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं जो हूँ, जैसा हूँ, प्यार करता हूँ तुमसे और तुम्हारे लिए सिर्फ मेरा दिल नहीं जलता, मैं पूरा जल जाता हूँ। मन तो कर रहा था कि उस आहिल को जाकर गर्दन से पकड़ूं और उसकी गर्दन दबा दूं, लेकिन अगर खुद को कंट्रोल नहीं करूंगा तो तुमसे माफ़ी कैसे मिलेगी? सनशाइन गुस्से से बोली, आप पागल हो गए मिस्टर सिंघानिया। 1000 बार कह चुकी हूँ मैं आपसे, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। आपको समझ में क्यों नहीं आता?
अखंड तुरंत बोला, और मेरी धड़कनें भी मुझे 1000 बार कह चुकी है कि तुम मेरी चांद हो। मेरी चांद पर मैं अपनी इन धड़कनों को झुठला नहीं सकता क्योंकि ये तुम्हारे पास आते ही बढ़ जाती हैं। तुम्हें देखकर मेरा दिल जैसे नाचने लगता है। तुम्हारे बिना मुझे अपनी धड़कन भी पराया लगती है, लेकिन जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे मेरी धड़कनें भी प्यारी लगने लगती है। अब तुम ही बताओ, मैं कैसे इनकार करूँ इन धड़कनों की गवाही से? कैसे इन्हें झुठला दूँ, जो चीख चीख कर कहती है कि तुम मेरी चांद हो? सनशाइन उसकी बातें सुनकर कुछ पल उसकी तरफ देखती रह गई। अखंड के मुंह से इस तरह की बातें सुनना किसी ख्वाब से कम नहीं था। वो इस तरह की बातें अगर करे भी तो ड्रामा से कम नहीं होती थी, क्योंकि आज तक अखंड ने जब जब भी उसे प्यार से ट्रीट किया था तब तब उसे प्यार के पीछे एक फ्रेब था, एक धोखा था, और सनशाइन अब दोबारा उस धोखे में नहीं आने वाली थी। उसने जोर से अखंड को धक्का दिया और गुस्से से गरजते हुए बोली, मुझे लगता है मिस्टर सिंघानिया, अब तक मैं जो आपसे प्यार से बर्ताव कर रही थी वो आपकी गलतफहमी को और ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। अब मुझे आपके खिलाफ एक्शन लेना ही पड़ेगा और मैं भी देखती हूँ कि अब आपकी पावर कैसे चलती है। ये बोलते हुए उसने तुरंत बाहर की तरफ का रुख कर लिया। अखंड नशे में बड़ा ही दिलकश सा लग रहा था और अब तो उसके होठों पर मुस्कुराहट भी थी। वो भी अपनी पॉकेट में हाथ डाले सनशाइन के पीछे पीछे आया। सनशाइन बाहर हॉल में आते ही सारी लाइट्स ऑन की और आहिल को आवाज लगाई, आहिल आहिल। आहिल ने जैसी ही उसकी आवाज सुनी वो तुरंत बेड से उठा। इस वक्त वो सिर्फ एक लो में था और यूं ही वो अपने रूम से बाहर निकला। जैसे ही उसने बाहर आकर सनशाइन की तरफ देखा, वो हैरानी से बोला, क्या हुआ शाइन, तुम इतना परेशान? अभी वो बोल ही रहा था कि उसकी नज़र अखंड पर गई और अखंड को वहां पर देखकर उसने गुस्से से अपनी मुठिया कस ली। वो तुरंत अखंड के पास आया और बोला, मुझे लगा था शायद तुम आराम से मान जाओगे, लेकिन तुम तो एक नंबर के ढीठ निकले। बेशर्मी की हर हद पार कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर के अंदर आने की? तुम्हें अंदर आने किसने दिया? ये बोलते हुए उसने अखंड के पास आकर अखंड का गिरेबान पकड़ लिया था। वही अखंड की नजरें उसकी बॉडी पर थी। उसने आहिल को धक्का दिया और बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें रात को एक लड़की के सामने ऐसे नहीं आना चाहिए? खासकर वो लड़की जिसका तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ एक दोस्ती का रिश्ता। आहिल गुस्से से कांपते हुए बोला, और मैं तुमसे उम्मीद ही क्या करूं? तुमसे बस इस तरह की बकवास की उम्मीद ही की जा सकती है। मैं अपने घर पर हूं, बेशक से मैं कैसे भी रहूं, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम? अखंड ने एक नज़र सनशाइन की तरफ देखा और बोला, प्रॉब्लम है क्योंकि वो लड़की मेरी बीवी है और मुझे नहीं पसंद मेरी बीवी के सामने कोई गैर मर्द इस तरह से आए। ये बोलकर अब उसने आहिल की तरफ देखा। आहिल गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, वो तो तुम्हें अभी पता चलेगा कि कौन गैर है और कौन अपना। ये बोलते हुए उसने अखंड का गिरेबान पकड़ा और उसे वहां से लेकर जाने लगा। अखंड उसका सामना ही नहीं कर रहा था, वो उसे टच तक नहीं कर रहा था और आहिल उसे खींचते हुए बाहर की तरफ लेकर जा रहा था। सनशाइन हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। अखंड का गिरेबान पकड़ना तो दूर, अगर कोई उसकी तरफ नजर उठाकर भी देखे तो अखंड उसकी जान ले ले, लेकिन यहाँ तो आहिल उसे लगभग से घसीटते हुए बाहर की तरफ लेकर जा रहा था। लेकिन फिर भी अखंड बिल्कुल चुपचाप था, बिल्कुल शांत था। आहिल उसे बाहर की तरफ लेकर आया और मेन गेट पर उसे जोर से धक्का देते हुए बोला, चले जाओ यहाँ से, वरना आज मेरे हाथों से कुछ अनर्थ हो जाएगा। आहिल गुस्से से गरज रहा था और अखंड की नजरें सामने सनशाइन पर थी, जिसके चेहरे पर बेचैनी दिखने लगी थी और यही बेचैनी तो वो देखना चाहता था। वो मुस्कुराते हुए सनशाइन की तरफ बढ़ने लगा तो आहिल ने जल्दी से अपना हाथ दिखाकर उसे रोका और बोला, खबरदार अगर उसके पास भी गए तो। अखंड ने शांत नजरों से आहिल की तरफ देखा और बोला, अपना हाथ साइड हटाओ। आहिल गुस्से से बोला, नहीं हटाऊंगा। अखंड एक बार फिर से बेहद शांत लहजे में बोला, मैंने कहा अपना हाथ हटाओ। आहिल भी गुस्से से बोला, नहीं हटाऊंगा। उसका इतना कहना था कि अखंड ने एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर जड़ दिया। आहिल लड़खड़ा गया और शौकल नजरों से अखंड की तरफ देखने लगा। अगले ही पल अखंड ने उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखा और उसकी गर्दन को बुरी तरह से कस दिया। आहिल की आंखें बड़ी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ अखंड के हाथ पर रखे और उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगा। अखंड गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तेरे घर में मैं नहीं आ सकता, ये बात मैंने मान ली। तू मुझे अपने घर से बाहर निकाल सकता है, ये बात भी मैंने मान ली, लेकिन मैं अपनी चांद के पास नहीं जा सकता। साले तू होता कौन है? बीवी है वो मेरी, मेरा हक है उस पर। उसके पास भी जाऊंगा, उसके साथ भी रहूंगा, उससे बात भी करूंगा और उससे प्यार भी करूंगा। तेरे से जो होता है तू कर ले, है तो वो मेरी ही। ये बोलते हुए अखंड की नसें उसके चेहरे पर उभरी हुई साफ नजर आ रही थी। वही सनशाइन ने जैसे ही देखा कि अखंड गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, वो तुरंत भागते हुए वहां पर आई। उसने अखंड को धक्का देते हुए बोली, छोड़िए मिस्टर सिंघानिया आहिल को।
आहिल भी अखंड को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अखंड तो जैसे इस वक्त एक बीस्ट बन चुका था जो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था। सनशाइन लगातार अखंड को धक्का दे रही थी, लेकिन अखंड पीछे नहीं हो रहा था। आहिल गुस्से से उसे देख रहा था। उसने भी जब सनशाइन के साथ मिलकर जोर से अखंड को धक्का दिया तो अखंड हल्का सा पीछे की तरफ लड़खड़ाया। उसने आहिल की गर्दन को छोड़ दिया था। आहिल ने गहरी गहरी सांस ली। अखंड उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा पागलपन इससे भी हाई लेवल का है। तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुमने शायद मेरी जान को तब संभाला जब वो पूरी तरह से बिखर गई थी, वरना अब तक तो तुम जमीन के ऊपर नहीं जमीन के अंदर होते। ये बोलते हुए अखंड के चेहरे पर एटीट्यूड साफ नजर आ रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसने अपने गाल पर अपना हाथ रख लिया। वो हैरानी से सनशाइन की तरफ देख रहा था जिसने उस पर अपना हाथ उठा दिया था। वही सनशाइन भी गुस्से से गहरी गहरी सांस लेते हुए उसे देख रही थी। उसने अब तुरंत अखंड का गिरेबान पकड़ा और गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई आहिल पर इस तरह से हाथ उठाने की? समझते क्या है आप खुद को कि आप इस तरह की हरकतें करेंगे और हम आपसे डर जाएंगे? मैं आपको ये कह दूंगी कि हाँ, मैं आपकी मून हूँ, तो भूल जाए मिस्टर सिंघानिया, ना मैं आपकी मून हूँ और ना आप मेरे मुंह से ये कबूल करवा सकते हैं। पहले तो मुझे आपके लिए बुरा लग रहा था कि आपकी बीवी आपको छोड़कर चली गई, लेकिन अब तो मुझे आपकी बीवी के लिए अच्छा लग रहा है कि थैंक गॉड वो आपको छोड़कर चली गई। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अगर वो आज जिंदा होती ना तो आपकी इन हरकतों से शायद एक बार फिर से सुसाइड कर लेती। ये बोलते हुए वो बेहिसाब गुस्से से अखंड को देख रही थी और अखंड कुछ पल हैरान रहा, लेकिन फिर मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट देखकर सनशाइन हैरान थी कि उसने आज अखंड पर अपना हाथ उठाया, फिर भी वो मुस्कुरा रहा है। उसने अपना हाथ जोर से कसा हुआ था और उसके नाखून उसके हाथ में चुभ रहे थे। पता नहीं क्यों उसने अखंड पर अपना हाथ उठा तो दिया था, लेकिन अब उसे बहुत अजीब लग रहा था और जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन अखंड यहाँ से जाए तो ना। उसने आहिल की तरफ देखा और बोली, प्लीज आहिल, आप मेरे साथ अंदर। इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही अखंड ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और उसे अपनी तरफ घुमा लिया। सनशाइन एकदम से हैरान रह गई। वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही अखंड उसके चेहरे पर झुका और उसके होठों को अपने होठों में कैप्चर कर उसे पैशनेटली किस करने लगा। सनशाइन की आंखें बड़ी हो गई। वहीं आहिल भी हैरान रह गया। वो उनकी तरफ बढ़ता उससे पहले ही अखंड ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। वो बेहद एग्रेसिवली सनशाइन को किस कर रहा था और सनशाइन अपने हाथ अखंड के सीने पर रखकर उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकामयाब थी। तकरीबन 1 मिनट बाद अखंड ने खुद उसके होठों को छोड़ा, लेकिन उसके सिर के पीछे से अपना हाथ नहीं हटाया। सनशाइन की आंखों में आंखें डालकर बोला, गुस्सा आ रहा है मुझे और उस गुस्से को शांत तुम्हें किस करके कर रहा हूँ। आज के लिए इतना काफी, नाउ गुड नाइट। ये बोलकर अखंड अब उससे पीछे की तरफ हटा और अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ वहां से जाने लगा। सनशाइन बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसने अपनी उंगलियां अपने होठों पर रख ली थी और उसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। आगे जारी है।